कहानी बगदाद में शुरू होती है, जहाँ एक माँ और उसकी बेटी आइसक्रीम खाने जाते हैं। माँ बेटी से कहती है कि जब तक वो एटीएम से पैसे लाती है वो शॉप पर वेट करे। पर शॉप में एक बड़ा धमाका होता है जिससे काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। माँ को चोट लगी है पर वो जिंदा है। बेटी और शॉपकीपर भी जिंदा है पर गिरते मलबे के पीछे फंसे हैं। माँ अपनी बेटी को सेव करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जमीन फट जाती है और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि नीचे एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल रूम्स और बीच में एक मैसिव घुमावदार जगह है। सीन फिर इंग्लैंड शिफ्ट होता है, जहां हमें शो के लीड एक्टर एडवर्ड ब्रूक्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डार्नेल कॉलेज में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। दोनों एपिसोड ज्यादातर एडवर्ड के प्राइम नंबर्स की थियरीज और फाइंडिंग पर फोकस करते हैं और कैसे ये खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत हाथों में चली जाएं। एडवर्ड अपनी एक लौती दोस्त फियोना के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर हल्की फुल्की बातें करता है। इसके बाद वो प्रोफेसर रॉबर्ट मेलिंडर का लेक्चर अटेंड करता है। मेलिंडर स्टूडेंट्स को काफी डांट रहा है कि वो एकेडमिक्स में पीछे क्यों हैं, जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है। लेक्चर के बाद एडवर्ड प्रोफेसर रेमंड से मिलता है, जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं क्योंकि उन्हें अल्जाइमर हो गया है। एडवर्ड उनका दिमाग तेज रखने के लिए उनके साथ नंबर गेम्स खेलता है। दोनों का टॉपिक मेलिंडर और उनके तरीके पर चली जाती है। रेमंड बताता है कि मेलिंडर प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रीमियर लीग कंपटीशन की तरह ट्रीट करता है, जो एडवर्ड को बेतुका लगता है। लेकिन रेमंड का कहना है कि ये जरूरी है क्योंकि रेपुटेशन से इन्वेस्टर्स आते हैं और पैसे से फैकल्टी और स्टूडेंट को अपने पसंद की रिसर्च और लर्निंग का मौका मिलता है। एडवर्ड सोचता है कि क्या रेमंड उसके साथ प्राइम नंबर्स की थ्योरी पर काम करना चाहेंगे, क्योंकि एडवर्ड को लगता है कि मेलिंडर के साथ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। रेमंड समझाता है कि अब वो न तो मेंटली और न ही फिजिकली एडवर्ड के साथ चलने के लिए फिट हैं। इसलिए मजबूरन एडवर्ड मेलिंडर के पास जाता है, देखने के लिए कि क्या वो उसके लेवल का है। वो वही नंबर गेम मेलिंडर के साथ खेलता है जो उसने रेमंड के साथ खेला था। मेलिंडर एडवर्ड के साथ बात करने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड सिर्फ उसके नंबर गेम्स कंप्लीट करने का वेट करता है। मेलिंडर ऑफिस से निकल जाता है और एडवर्ड सेटिस्फाइड लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि मेलिंडर बेवकूफ नहीं है। इसी वक्त एक शॉकिंग चीज रिवील होती है। मेलिंडर के ऑफिस में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है जो उसका हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। जो फुटेज देख रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, पर यह क्लियर है कि कैम्ब्रिज, एथेंस, ज्यूरिक, वेना और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रोफेसर्स को मॉनिटर किया जा रहा है। प्रोफेसर एंड्रिया, जो मेलिंडर की वाइफ है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की फुटेज देख रही होती हैं जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो अपने कलीग और फ्रेंड चरण नाथू के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं और बताती हैं कि बगदाद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और एंटीक्स ने उन्हें वहां आकर स्ट्रक्चर देखने के लिए इनवाइट किया है। एंड्रिया खलीफा हारून अल रशीद का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो अंडरग्राउंड फाउंडेशन शायद बैतुल हिकमा हो सकता है, यानी हाउस ऑफ विजडम। उसी रात इराक के इनविटेशन के बारे में बातें करते हुए एंड्रिया मेलिंडर से कहती हैं कि वो एडवर्ड को डिनर पर बुलाए ताकि इनका एक पर्सनल कनेक्शन बन सके और इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थोड़े दूर हो जाएं। दूसरी तरफ एडवर्ड अपनी दोस्त फियोना के साथ पार्टी करता है। इसके बाद एडवर्ड एक बारटेंडर को अपने रूम पर ले आता है, लेकिन जब एडम बिना पूछे एडवर्ड के काम पर नजर डालता है, बिना समझे कि वो क्या है और उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड काफी रूड हो जाता है। वो एडम को एक्सक्यूज देते हुए रूम से निकलने को बोलता है कि उसकी फैमिली उससे मिलने आ रही है। एडवर्ड सच में झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके डैड ब्रियान ब्रूक्स उससे मिलने कॉलेज आते हैं। ऐसा लगता है कि एडवर्ड की माँ अब नहीं रही और ब्रियान ने दोबारा शादी कर ली है। उनकी सेकंड वाइफ के साथ उनके 2 और बच्चे हैं, जिस वजह से एडवर्ड और ब्रियान के बीच थोड़ी दूरियां आ गई हैं। दोनों इस दरार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रियान को अपने बच्चों का ध्यान रखना है और एडवर्ड अपनी स्टडीज और रिसर्च में इतना बिजी रहता है, इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद पता चलता है कि मेलिंडर ने एडवर्ड को डिनर के लिए इन्वाइट किया है। एडवर्ड ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। डिनर के दौरान माहौल काफी नॉर्मल होता है, कम से कम मैथमेटिशियंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। नंबर्स की बात चलती है जो एंड्रिया को उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग की फोटोज निकालने के लिए एक्साइटेड करता है। एडवर्ड एक फोटो में चेंबर की छत पर कुछ मार्किंग्स को देखकर फोकस करता है और एक काफी डिटेल इक्वेशन लिखने लगता है। उसका एनालिसिस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो अपनी नोटबुक से शुरू करके डिनर टेबल के टेबल क्लॉथ तक इक्वेशन लिखने लगता है। एंड्रिया और मेलिंडर की परमिशन लेने के बाद एडवर्ड फौरन डिनर से उठ जाता है ताकि वो उस छत के सिंबल को डिकोड कर सके जो फोटो में दिख रहा है। मेलिंडर एडवर्ड को टेबल क्लॉथ ले जाने नहीं देता क्योंकि एडवर्ड की इक्वेशन का एक पार्ट उस चीज से मैच करता है जो मेलिंडर सीक्रेटली काफी टाइम से रिसर्च कर रहा है। जैसे ही मेलिंडर इस कनेक्शन को समझता है, वो काफी ज्यादा वरीड लगता है।
उसी वक्त एक डेटा एनालिस्ट सीसीटीवी कैमरे के थ्रू मेलिंडर के नोटबुक में लिखी चीजों की फोटो ले लेता है, यानी मेलिंडर की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। अगले दिन एडवर्ड एडम से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करता। मेलिंडर का एक शॉर्ट डिस्कशन होता है प्रोफेसर जेम्स के साथ, जिसमें वो एंड्रे की रिसर्च के बारे में बात करते हैं। मेलिंडर को लगता है कि एंड्रे एकेडमिक रिसर्च, स्पेशली इराकी प्रोजेक्ट के मामले में उससे आगे निकल रही है, लेकिन इस तरह की गॉसिप साइड में रखकर वो एडवर्ड को अपने ऑफिस ले जाता है ताकि डिनर के वक्त वाले टॉपिक के बारे में बात कर सके। एडवर्ड बताता है कि प्राइम नंबर्स किस तरह से यूनिवर्स और रियलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। ये नंबर्स मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसका ये भी कहना है, अगर हम यूनिवर्स के डीपर ट्रुथ को समझना चाहते हैं तो हमें एक साइफर या कोड की तरह सोचना पड़ेगा जो यूनिवर्स के पैटर्न्स और सिस्टम को समझाए। ये एक मिस्टिकल कोड हो सकता है जो नेचर या गॉड की एग्जिस्टेंस को रिवील करे। वो ये भी मानता है कि छुपे हुए पैटर्न्स और लॉज हैं, जैसे प्राइम नंबर्स, वो यूनिवर्स के असली डीएनए हैं। मतलब जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, वैसे ही ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल ये पैटर्न यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। उसका ये भी कहना है कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन हाउस ऑफ विजडम, जहाँ एंशिएंट नॉलेज और साइंस पर काम होता है, जिसमें अरेबिक स्कॉलर्स ने मैथमेटिकल और साइंटिफिक नॉलेज को प्रिजर्व किया था, वहाँ के जो सिंबल्स हैं वो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद कर सकते हैं जो वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन मेलिंडर उसकी बात को बीच में ही काट कर टॉपिक को वहीं खत्म कर देता है। एडवर्ड अपने प्राइम नंबर्स के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहता है, लेकिन मेलिंडर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसने पहले भी कई लोगों को अपनी जिंदगी ऐसे प्रोजेक्ट पर बर्बाद करते देखा है। मेलिंडर एडवर्ड को वार्न करता है कि उसकी ये हाफ बेक्ड थीसिस उसे पूरी तरह निगल लेगी अगर वो इस पर काम करना बंद नहीं करेगा। बाद में मेलिंडर को कीपर नाम की किसी इंसान का ईमेल आता है। ईमेल में कीपर मेलिंडर से पूछता है कि वो फिर से प्राइम नंबर पर काम क्यों कर रहा है, जबकि इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट था कि वो इस टॉपिक से दूर रहेगा। यानी एडवर्ड का काम सिर्फ नॉनसेंस नहीं है। मेलिंडर शायद एडवर्ड को किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंसान से बचा रहा है जो स्पेसिफिकली प्राइम नंबर्स की रिसर्च के खिलाफ है। अगले दिन जब एडवर्ड कॉलेज के डेटाबेस में प्राइम नंबर्स और उनके फॉर्मूलाज को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ इरेज कर दिया गया है। उस पर से मेलिंडर के टेबल क्लॉथ और एडवर्ड का फोल्डर जिसमें उसके सारे रिसर्च पेपर्स थे उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। चीजें और ज्यादा डार्क हो जाती हैं जब मेलिंडर एंड्रिया को एक वॉइस मैसेज छोड़ता है जो एक तरह का सुसाइड नोट लगता है। इसके बाद मेलिंडर गायब हो जाता है। कुछ घंटों के अंदर उसकी डेड बॉडी उसकी कार में मिलती है। एंड्रिया मेलिंडर की मौत से काफी अपसेट है। वो गम में डूबी हुई है, इसलिए वो चरण नाथू से कहती है कि वो उसके बिहाफ पर इराकी खुदाई वाली साइट पर चला जाए। चरण इनिशियली हेजिटेट होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट एंड्रिया के लिए बहुत पर्सनल है, लेकिन एंड्रिया इंसिस्ट करती है। वो चरण को ये भी यकीन दिलाती है कि वहाँ उसका कलीग अकरम उसकी पूरी हेल्प करेगा। दूसरी तरफ एडवर्ड मेलिंडर के ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज उसे अलाउ नहीं करते। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वही सिक्योरिटी गार्ड केत जिसने ब्रियान के बच्चों को यूनिवर्सिटी के पार्क में खेलने से रोका था, उसने मेलिंडर को एडवर्ड के रूम में घुसने दिया, उसका सारा स्टफ ले जाने दिया, यहाँ तक कि उसे जलाने का मौका भी दिया। बट अब मेलिंडर की मौत के बाद उसके ऑफिस में जाना मना है। एडवर्ड रात को चोरी छुपे मेलिंडर के वर्क स्टेशन में घुस जाता है। उसे पता चलता है कि मेलिंडर ने उसके सारे रिसर्च पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तो एडवर्ड पूरा रूम तोड़ फोड़ देता है। ये सब करते वक्त कीथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। एडवर्ड को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहां उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोफेसर मेलिंडर पर लगाए चोरी के इल्जाम के लिए माफी मांगे। जैसा कि हमें पता है, एडवर्ड माफी मांगने से इनकार कर देता है। इस वजह से कमेटी उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी से निकाल देती है। जब एडवर्ड वहां से निकल रहा होता है, फियोना उसे हक करती है। इसके बाद एडवर्ड अपने डैड ब्रियान को कॉल करता है, शायद ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उसे कुछ दिन के लिए सिर छुपाने की जगह चाहिए। बट उसके डैड के पास एडवर्ड के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनते। एडवर्ड फोन कट कर देता है और एक टेम्परेरी रूम ले लेता है। बाद में रेमंड एडवर्ड को डांटते हैं उसकी एरोगेंस और ईगो के लिए, ये कहते हुए कि अगर वो सिंपली सॉरी बोल देता तो उसकी थीसिस और रिसर्च यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू हो सकती थी। लेकिन एडवर्ड अपने वर्ड्स पर टिका है। वो बोलता है कि वो इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो प्लान करता है कि एक फॉर्मल अपील हो ताकि मेलिंडर ने जो उसके काम को डिस्ट्रॉय किया उसका रीजन और उसके मौत की मिस्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन हो। एडवर्ड को यकीन है कि जो कुछ हुआ है वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है, स्पेशली तब जब मेलिंडर ने अपने जाने से पहले एडवर्ड के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें सिर्फ एक पॉलीहेड्रॉन ड्रॉ किया गया था,
इस जियोमेट्रिक शेप को देखकर रेमंड एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि ग्रीक्स के अकॉर्डिंग पॉलीहेड्रॉन यूनिवर्स की शेप को डिस्क्राइब करता है। पाइथागोरस के स्टूडेंट हिप्पासिस ने इसे मैन्युअली ड्रॉ किया था और इसी वजह से पाइथागोरस ने उसका मर्डर करवा दिया, क्योंकि तब इस शेप से जुड़ी नॉलेज को फॉरबिडन माना जाता था। ये स्टोरी सुनकर एडवर्ड क्यूरियस हो जाता है और वो मेलिंडर के नोट को दोबारा देखने लगता है। तभी उसे एक इनविजिबल लोगो नजर आता है। ये छुपा हुआ सिंबल सिचुएशन को और भी मिस्टीरियस बना देता है और शायद किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा करता है जो मेलिंडर के रिसर्च के पीछे था। एडवर्ड, जो अब तक अपने डाउट और रिसर्च के बीच में स्टक था, एंड्रिया से मिलने जाता है। एंड्रिया, जो सबसे अलग है, उसे एडवर्ड की रिसर्च पर पूरा यकीन है और उसे मेलिंडर के सुसाइड पर भी डाउट है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो एडवर्ड को बताती है कि उसे लगता है कि मेलिंडर ने अपनी मौत से एडवर्ड को वार्न करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी रिसर्च बंद कर दे। अब जब एडवर्ड को मेलिंडर का ऑफिस एक्सेस नहीं मिला तो वो उसके घर के ऑफिस में नोट्स देखना शुरू करता है। जब वो सब कुछ चेक करता है तो एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें वही इनविजिबल लोगो है जो नोट पर था, लेकिन ये रिसिप्ट भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं ले जाती। तब एडवर्ड एंड्रिया से डायरेक्टली पूछता है, वो लड़की जो इनके डिस्कशन में बार बार आ रही थी और जो सेम रिसर्च कर रही थी जैसा एडवर्ड अभी कर रहा है। एंड्रिया उसे बताती है कि उस लड़की का नाम साफिया जमील था। साफिया, जो एडवर्ड की तरह ही कॉम्प्लेक्स और ब्रिलियंट थी, शायद की प्लेयर हो सकती है इस पजल में। ये खुलासा एडवर्ड को और ज्यादा क्यूरियस बना देता है और वो साफिया की स्टोरी को जानने में लग जाता है। वो कैम्ब्रिज लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाता है। वो लाइब्रेरियन से झूठ बोलता है कि वो साफिया की कॉन्टेक्ट डिटेल लेने आया है, जबकि वो साफिया के काम के बारे में पढ़ता है और भाग जाता है। इसके बाद वो रेमंड से भी साफिया के बारे में कुछ जानना चाहता है, लेकिन रेमंड की याददाश्त अभी इतनी कमजोर हो गई है कि वो कुछ खास मदद नहीं कर पाता। एडवर्ड अपने मिशन के लिए कॉलेज ऑफिस जाता है। वो वहाँ से साफिया के काम की फाइल्स पढ़ता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेमंड के नाम पर झूठ बोलता है और साफिया का फोल्डर ले लेता है। इन सब हैपनिंग के दौरान एडम का एक सरप्राइजिंग विजिट भी होता है। एडम एडवर्ड के बारे में पूछता है और एडवर्ड बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पूरी सिचुएशन उसे बता देता है, इवन दो एडम को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। एडवर्ड फिर से लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरियन एडवर्ड को बताती है कि साफिया 30 साल पहले सुसाइड कर चुकी थी, जो कि ऑब्वियसली उसको शॉक देता है। तभी एडवर्ड को समझ आता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वो फौरन अपने रूम में वापस आता है और कैप्लर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक करता है, क्योंकि पाइथागोरस वाले नोट पर जो KI लोगो था वो कैप्लर इंस्टीट्यूट का है। इत्तफाकन तभी एक आदमी जो कैप्लर से होता है एडवर्ड के दरवाजे पर आता है और कहता है कि उसे बस बात करनी है। एडवर्ड उसे अंदर नहीं आने देता और वो आदमी स्टीफन पैट्रिक बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए अपना कार्ड छोड़कर चला जाता है। अब बात करते हैं फ्रांस की। यहाँ हम टेला सैंडर्स को देखते हैं जो NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एजेंट है और रिकी के साथ अकेडमी के लोगों और उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है। ये इनका अंडरकवर ऑपरेशन है। ये दोनों एक बूढ़ी औरत के घर में काम कर रहे हैं। फिर एक तीसरा आदमी एलेक्स टीम में ज्वाइन होता है और तब हमें पता चलता है कि इन सब मैथमेटिशियंस पर क्यों नजर रखी जा रही है। NSA को लगता है कि अगला बड़ा डिजिटल वेपन इन्हीं इंस्टीट्यूट से आ सकता है। ये मैथमेटिशियंस या तो इसे गलत इंटेंशन से बना सकते हैं या सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में, लेकिन सबसे बड़ा गोल ये है कि इस वेपन को गलत हाथों में न जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में गया तो सही सेट ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल करके वो चीजें हो सकती हैं जो सिर्फ सबसे खतरनाक माइंड सोच सकते हैं। टेला, रिकी और एलेक्स का काम ये है कि इन्हें सिर्फ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम का पता लगाना है, जैसे मेलिंडर ने नंबर्स लिखे थे और बाद में एडवर्ड ने टेबल क्लॉथ पर जो लिखा उन्हें फ्लैग करना है और फिर इनके हायर अप्स इसके बाद एक्शन लेंगे। इसी दौरान टेलर को मेलिंडर के कुछ एक्शंस नोटिस होते हैं। वो टेबल क्लॉथ जलाता है, साथ ही एडवर्ड के फोल्डर को भी जला देता है। फिर गैराज में जाता है, कार स्टार्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मर जाता है। जबकि रिकी को मेलिंडर की मौत की वजह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इनके काम का पार्ट नहीं है। टेला अपने बॉसेस को इन्फॉर्म करती है कि वो थीसिस मेलिंडर की नहीं बल्कि एडवर्ड की थी, इसलिए अब एडवर्ड इनका मेन टारगेट है। टेला को कुछ चीजें अजीब लगती हैं। सबसे पहले मेलिंडर की डेथ का फुटेज और NSA के डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं वो डिजिटली ऑल्टर्ड लगते हैं। दूसरा, टेला को ये पता चलता है कि मेलिंडर का सुसाइड वॉइस नोट AI जनरेटेड है, क्योंकि उसमें एक बैकग्राउंड साउंड लूप में है। और तीसरा, जब टेलन रिकी को इन चीजों के बारे में बताने की कोशिश करती है तब रिकी को शूट कर दिया जाता है। टेला अपनी जान बचाने के लिए भागती है। एक आदमी गन लेकर उसका पीछा करता है और टेला पानी में कूद जाती है, जबकि दूर बैठा दूसरा शूटर उसका पानी से निकलने का इंतजार कर रहा है।
30 साल पहले का वक्त दिखाया गया कि साफिया जमील भी प्राइम नंबर्स पर रिसर्च कर रही थी डार्नेल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उसका प्लान था कि वो अपनी रिसर्च मेलिंडर के साथ शेयर करे, जो उसका लवर था, लेकिन तब तक ऑफिशियली प्रोफेसर नहीं बना था। पर उसके एक्शन साफिया के साथ भी वैसे ही थे जैसे उसने एडवर्ड के साथ किया। जैसे ही मेलिंडर ने साफिया की थीसिस देखी, वो अचानक गायब हो गया और उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वो अपनी रिसर्च किसी और को न दिखाए। कुछ दिनों बाद साफिया को एक लॉयर से धमकी भरा खत मिला, जिसमें लिखा था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अपनी थीसिस उन्हें दे दे। ये देखकर साफिया ने अपनी इक्वेशंस में गड़बड़ कर दी, ताकि अगर कोई बाद में उन्हें डिकोड करने की कोशिश करे तो उन्हें कुछ हासिल ना हो। वो इतनी पैरानॉइड हो गई कि अपनी रूममेट पर भी शक करने लगी और उसके हाथ से अपने डॉक्यूमेंट्स छीन लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडवर्ड ने एडम से अपनी फाइल्स छुपाने की कोशिश की थी। कुछ और दिन गुजर गए और जैसे जैसे साफिया का डर और एंजाइटी अपने पीक पर पहुंची, उसने एक किताब में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लिखी, उसे लाइब्रेरी में रख दिया, फिर अपने रूम में लॉक हो गई और बाथरूम में डूबकर अपनी जान दे दी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ये कैरेक्टर 2024 की टाइमलाइन में कहीं छुपी हुई है, तो उम्मीद है अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है, क्या साफिया ने सच में अपनी जान दी या फिर उसका मर्डर हुआ था? यही सवाल मेलिंडर की मौत पर भी उठ रहा है। दोनों ही, साफिया और मेलिंडर, काफी डरे हुए थे, लेकिन इतने नहीं लग रहे थे कि अपनी जान ले लें। और क्योंकि हमें इन दोनों की मौत को क्लियरली नहीं दिखाया गया, इसलिए जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने से बेहतर होगा कि हम आने वाले एपिसोड्स का वेट करें, ताकि उनकी एक्चुअल मौत का पता चले। गोली से बचने के बाद टेला फटाफट अपना सारा सामान एलाइस के अपार्टमेंट से उठाती है और सीधा डेनिस के शानदार घर पहुंचती है उससे मदद मांगने के लिए, क्योंकि ये उबर रिच फ्रेंच आदमी काफी टाइम से टेलर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो फौरन मान जाता है। वो टेलर को अपने घर में रुकने देता है और खुद मार्केट चला जाता है उसका जरूरी सामान लेने। जैसे ही टेलर के हाथ एक मोबाइल फोन और कुछ सिम कार्ड्स लगते हैं, वो फौरन अपने टीममेट एलेक्स को कॉल करके उसे वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि देर हो चुकी है, क्योंकि जिसने भी रिकी को मारा था वो अब इनके पीछे पड़ा है। उसने एलेक्स को भी ढूंढ लिया है। हमें एलेक्स का मरना डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, लेकिन फोन के साउंड से लगता है उसकी भी जान ले ली गई है। ये एक ट्विस्ट भी हो सकता है। टीवी शोज का गोल्डन रूल है कि जब तक किसी की डेड बॉडी न दिखे तब तक उसकी मौत कंफर्म नहीं होती। तो हो सकता है कि एलिस एक्चुअली विलन के साथ मिला हो और उसने सिर्फ अपनी मौत का नाटक किया हो। पर ये बात की बात है। फिलहाल टेला अपना सामान उठाती है, डेनिस की कार चुराती है और बेचारे डेनिस को डिच करके निकल लेती है। वहीं एडवर्ड से एक बार फिर स्टीफन पैट्रिक मिलने आता है और उसे कैप्लर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले तो एडवर्ड इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्टीफन मेलिंडर की मौत और रेमंड के डेमेंशिया का जिक्र करता है, एडवर्ड एटलीस्ट उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। स्टीफन बताता है कि कैप्लर एक प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूट है जो एडवर्ड को तकरीबन 90 लाख हर साल देने को तैयार है, ताकि वो अपनी थीसिस फिर से शुरू करके कंप्लीट करे। इसमें जितना भी टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टीफन बोलता है कि वो एडवर्ड का ध्यान रखने के लिए रेडी है, बट एडवर्ड के दिमाग में एक और बड़ा सवाल घूम रहा है। वो फौरन रेमंड के घर पहुंचता है, क्योंकि उसे साफिया के डॉक्यूमेंट्स में एक मेजर इशू मिलता है। वो गलतियों से भरे पड़े हैं। जितनी इंटेलिजेंट साफिया थी, उसके लिए ऐसे ब्लंडर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो किसी ने जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है, या फिर साफिया ने खुद कोई क्लू छोड़ा था। एडवर्ड को लगता है कि ये फॉल्टी नंबर सीक्वेंस कुछ इम्पोर्टेंट चीज इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जब रेमंड उसकी मदद नहीं कर पाता तो एडवर्ड कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसका क्या करे। इसलिए वो एक बार फिर एडम से मिलता है। एडम इस बार उसको एक सॉलिड एडवाइस देता है। जब एडवर्ड बताता है कि वो अपने डैड को कैसे बताए कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, एडम कहता है कि वो बस कैप्लर का ऑफर ले ले, अपना काम चालू रखे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। सिंपल सोल्यूशन। इसके बाद एडवर्ड एडम से अपनी माँ के बारे में बात करता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड बहुत कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में थीरीज बनने लगती हैं कि कैप्लर से जुड़े लोग एक्चुअली उसका पीछा कर रहे हैं, ताकि वो उनसे पैसे लेकर उनका काम करने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब पूरा गेम उसको ट्रैप करने के लिए हो सकता है। खैर, एडवर्ड का डर सच हो जाता है, क्योंकि कुछ अनजाने लोग उस पर हमला करते हैं। वो साफिया के नोट, साथ ही उसके खुद के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स भी लेकर भाग जाते हैं। अब ये कौन लोग हैं ये रिवील नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैप्लर इंस्टीट्यूट ही है। फिलहाल फोकस शिफ्ट होता है टेलर पर, जो मैजिकली कैम्ब्रिज पहुंच चुकी है ताकि एडवर्ड की मदद कर सके और खुद भी उससे हेल्प ले सके। दोनों थोड़ी फॉर्मल बातें करते हैं, फिर साफिया के नंबर सीक्वेंस वाले टॉपिक पर बात होती है। पता चलता है ये रैंडम डिजिट्स नहीं है, ये एक्चुअली एक बुक का सीरियल नंबर है जिसमें साफिया ने कुछ छुपा रखा था। बुक का टाइटल है सोफी जर्मन द अनसॉल्व्ड रिडल,
और इसके ऑथर का नाम है ग्रेम बोल्डरी। मैरी सोफी जर्मन एक रियल मैथमेटिशियन थी, लेकिन ये बुक शायद फेक है। लाइब्रेरी में जब टेलर और एडवर्ड इस बुक को देखते हैं तो इन्हें उसके अंदर साफिया की लिखी एक पोएम मिलती है, जिसमें प्रूफ की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा गया है। मतलब साफिया जाने से पहले कुछ ऐसा छोड़ गई थी जो अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया। दूसरी तरफ डॉक्टर चरण नाथू एंड्रिया की तरफ से बगदाद पहुंचता है ताकि हाउस ऑफ विजडम का एग्जामिनेशन कर सके। उसके साथ है डॉक्टर अकरम निसार, जो बगदाद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और एंटीक के लिए काम करता है, और हसन कासिम, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। इनका वहाँ होना तो समझ में आता है, लेकिन एक रशियन मिलिट्री ऑफिसर बॉगडन और उसकी टीम का इस साइट पर होना थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर हाउस ऑफ विजडम बगदाद में है और बगदाद की अथॉरिटीज रिसर्च अप्रूव कर रही हैं, तो रशियन वहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई जैसे किसी और के घर की छत रिपेयर हो रही हो और पड़ोसी अपनी सिक्योरिटी फोर्स लेकर आ जाएं। शायद हमें इसका जवाब आगे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बैतल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम की खूबसूरती देखते हैं चरण की आंखों से। ये जगह देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो फौरन एंड्रिया को सब बताने की सोचता है। एंड्रिया को हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक सेरेमनी में देखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी भी शामिल हैं। वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर जेम्स से, जो मेलिंडर के बारे में बात करता है। जेम्स चाहता है कि मेलिंडर के लिए एक मेमोरियल सर्विस रखी जाए, लेकिन एंड्रिया कहती है कि ये तब तक होल्ड पर रखना होगा जब तक वो बगदाद से वापस नहीं आ जाती। जेम्स थोड़ा हैरान होता है कि एंड्रिया अब भी हाउस ऑफ विजडम ढूंढने के सपने पर टिकी है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि अगर एंड्रिया ने ये काम अब नहीं किया तो बाद में उसे पछतावा होगा। इसलिए चाहे वो पूरी तरह एग्री न करे, फिर भी उसके अप्रूवल से एंड्रिया को एक तरह की ब्लेसिंग मिल जाती है। वहीं चरण को एक अजीब बात महसूस होती है। जो एक्सप्लोजन हाउस ऑफ विजडम की लोकेशन दिखाने के वक्त हुआ था, वो एकदम प्लान्ड लग रहा था। अगर ये सच में कोई रैंडम पाइपलाइन मालफंक्शन होता तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चरण अपना डाउट हसन के सामने रखता है तो हसन सीधा जवाब देने की बजाय एक हैंकी पर एड्रेस लिखकर चला जाता है। ये बात अकरम और बॉगडन भी देख लेते हैं, लेकिन चरण किसी और चीज का इंतजार किए बिना साइट से निकल जाता है। रात को चरण और हसन एक बार में मिलते हैं, जहां हसन हिंट देता है कि हाउस ऑफ विजडम में सिर्फ रिसर्च नहीं हो रही, बल्कि कोई खतरनाक खेल भी चल रहा है। हसन चरण को कुछ दिखाता है, लेकिन हम नहीं देख पाते कि वो क्या था। कुछ दिनों बाद हसन गायब हो जाता है। जब चरण अकरम से हसन के गायब होने की वजह और एक्सप्लोजन के असली रीजन के बारे में पूछता है, तो बॉगडन फौरन एंटर करता है और चरण को धमकाने लगता है कि अगर उसे एक्सकेवेशन प्रोग्राम की इंटीग्रिटी पर शक है तो वो फौरन यहाँ से निकल जाए। चरण फिर भी हसन के घर जाता है और वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा एक खबरी भी वहाँ नजर आता है, जो हसन के घर के आसपास दिखता है, ताकि जो कोई भी हसन की फैमिली से कांटेक्ट करे तो वो फौरन अथॉरिटीज को बता दे। एपिसोड की आखिर में टेला और एडवर्ड लाइब्रेरी में भाग रहे होते हैं, क्योंकि इनके पीछे सिंडिकेट के लोग हो सकते हैं जो इन्हें मार देना चाहते हैं। टेला की फाइटिंग स्किल की वजह से दोनों जान बचाने में कामयाब होते हैं और साफिया के नोट्स और बुक अपने पास रख लेते हैं। दोनों पास के चर्च में छुप जाते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। टेला एडवर्ड को बताती है कि उसे लगता है कि मेलिंडर ने जो अपनी जान ली वो फेक था, और जो लोग अब इन्हें मारना चाहते हैं वो ही मेलिंडर की मौत के पीछे हो सकते हैं। एडवर्ड टेला को अपने प्राइम नंबर के काम को समझाता है कि प्राइम नंबर्स पर किसी भी थीसिस की वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ये किसी भी डिजिटल लॉक को हैक करने की की हो सकती है। अगर कोई ये समझ ले कि पासकोड कैसे जनरेट होते हैं, तो इसका मतलब है सब कुछ हैक किया जा सकता है, बैंक अकाउंट से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक। एडवर्ड कहता है कि ये सब उसकी थीसिस की हाइपोथेटिकल थीरीज हैं और इसलिए ये मर्डर का रीजन नहीं हो सकता। लेकिन जब लोग ट्रेंड असासिन्स भेजते हैं उन मैथमेटिशियंस के पीछे जो प्राइम नंबर के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये थियरी रियल लाइफ में भी यूज हो सकती है, ना कि बस एक हाइपोथेसिस है। एडवर्ड दोबारा साफिया की बुक को देखता है और इस बार उसे साफिया की थीसिस की समरी मिलती है, जो काफी सिमिलर है एडवर्ड के काम से। उसे कैपलर इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। टेला को लगता है कि इन्हें अपने सभी सवालों के जवाब कैपलर में मिल सकते हैं, लेकिन एडवर्ड को कैपलर पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो पहले ही स्टीफन पैट्रिक से मिल चुका है और एडवर्ड को उसके इंटेंशंस पर शक है। वहीं स्टीफन पैट्रिक अपने नोट्स देख रहा है, जो शायद साफिया या एडवर्ड के हो सकते हैं। इससे ये लगता है कि एडवर्ड का शक सही हो सकता है। कैपलर शायद साफिया को अपने साथ मिलाना चाहता था और जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने उसे मार दिया। हो सकता है कि उन्होंने ही बगदाद में एक्सप्लोजन किया हो। मेलिंडर की मौत भी उन्हीं का काम हो सकती है और ये भी काफी पॉसिबल लगता है कि कैपलर एडवर्ड से चाहता हो कि वो अपने प्राइम नंबर की थियरीज को सॉल्व करने के चक्कर में स्टीफन पैट्रिक के साथ मिल जाए। अगर एडवर्ड ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो खुद खतरे में पड़ सकता है। कैपलर और स्टीफन पैट्रिक असली बैड गाइज हैं
या वो एक्चुअली अच्छे हैं जो एडवर्ड को बुरे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड शुरू होता है एंड्रिया से जो बगदाद जा रही है, जहां वो चरण के साथ मिलकर हाउस ऑफ विजडम के राज खोलने की उम्मीद करती है, जबकि उसे ये नहीं पता चरण को एक लोकल पार्क के बाहर मार दिया गया है। ये क्लियर नहीं है कि ये सिर्फ एक हेट क्राइम है या फिर हाउस ऑफ विजडम की खुदाई से जुड़े लोगों ने जानबूझकर चरण को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची है। बट सच ये है कि चरण अब जिंदा नहीं है। एंड्रिया जब बगदाद पहुंचती है और अकरम से चरण के बारे में पूछती है तो अकरम एक अजीब जवाब देता है। वो कहता है कि चरण बीमार है। ये बात और ज्यादा डाउटफुल लगती है क्योंकि अगर उसे चरण के बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो सीधा कह सकता था कि उसने चरण को कुछ दिनों से नहीं देखा। उसका ये कहना कि चरण इल है ये इंडिकेट करता है कि शायद अकरम को चरण की मौत के बारे में सच पता है या फिर वो खुद भी इसमें शामिल है। अकरम जानता है कि अगर ये डिस्कशन और आगे बढ़ा तो उसे सच बताना पड़ेगा, इसलिए वो एंड्रिया का ध्यान भटकाने के लिए उसे हाउस ऑफ विजडम ले जाता है ताकि वो कुछ देर के लिए चरण के बारे में सोचना बंद कर दे। जैसे ही एंड्रिया हाउस ऑफ विजडम साइट पर पहुंचती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये वही जगह है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी। इस जगह को देखने के बाद वो चरण से मिलने होटल आती है। उसे ये जानकर शॉक लगता है कि चरण मर चुका है और पुलिस उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड्रिया घबरा जाती है और फौरन अकरम को कॉल करती है। अकरम एक बार फिर अनजान बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसे नहीं पता चरण के साथ क्या हुआ। शो जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चरण की मौत सिर्फ एक होमोफोबिक अटैक का नतीजा थी, लेकिन पिछले एपिसोड के इवेंट्स देखकर ये मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अकरम एंड्रिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए क्योंकि पहले मेलिंडर और अब चरण की मौत, इससे एंड्रिया इमोशनली टूट चुकी है। उसकी बात जेन्युइन लगती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बस एक एक्सक्यूज दे रहा हो ताकि एंड्रिया उसके पीछे पड़ना बंद करे। एक और बड़ी बात ये है, क्या अकरम ने ही एंड्रिया को बगदाद बुलाने के लिए वो मिस्टीरियस फोटोज भेजी थी या फिर अकरम किसी और के कहने पे ये सब कर रहा है एंड्रिया को यहाँ लाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया, और अब वो एंड्रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल और पॉसिबिलिटीज अभी भी उलझी हुई हैं। दूसरी तरफ टेला एडवर्ड को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास कैपलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैपलर के पास पहले से ही साफिया, मेलिंडर और प्राइम नंबर्स के सीक्रेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर एडवर्ड यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ कैपलर बल्कि वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाएंगे जो कैम्ब्रिज लाइब्रेरी में उसे मारने आए थे। एडवर्ड अभी भी डाउटफुल है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि टेला जो कह रही है उसमें दम है। अपनी जान बचाने के लिए वो कैपलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का फैसला करता है। वहाँ का इंट्रो प्रोसेस काफी हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड होता है, जिसमें मैनेजर खुद एडवर्ड का वेलकम करता है। यहाँ एडवर्ड की मुलाकात नील से होती है, जो बड़े ही इनोसेंट तरीके से एडवर्ड से कहता है कि अपनी रिसर्च का एक डेमो दे। एडवर्ड को टेला की वार्निंग याद आती है, इसलिए वो सिर्फ अलजेब्रिक नंबर थ्योरी के बारे में बात करता है। मुझे मैथ्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर जो एडवर्ड बता रहा है वो क्लियरली उसके प्राइम नंबर रिसर्च से काफी अलग है। मुझे लगता है कि नील को भी ये बात समझ आ गई है, लेकिन नील इस बात का ज्यादा तमाशा नहीं बनाता। वो बस एडवर्ड को याद दिलाता है कि अब जब वो कैपलर का हिस्सा बन चुका है तो उसकी सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में होनी चाहिए। अगर किसी भी पेपर या नोट में वो कुछ लिख रहा है तो उसे कैपलर को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यही इनका सिस्टम है। मुझे लगता है कि ये नील का तरीका है एडवर्ड की बात पकड़ने का, और एडवर्ड भी अपनी जिद पर पक्का है और वो इतनी आसानी से किसी के कहने पर नहीं चलेगा। बाद में एडवर्ड अपने वर्क स्टेशन जाता है और साफिया और मेलिंडर की फाइल एक्सेस करने की कोशिश करता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो टेलर से मिलता है और बताता है कि मेलिंडर पिछले 30 साल से सीक्रेटिवली कैपलर के लिए काम कर रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेलिंडर चाहता था कि एडवर्ड अपनी रिसर्च बंद करे ताकि वो कैपलर के हाथ न लग जाए। टेलर इस बात को और आगे बढ़ाती है और कहती है कि अगर कैपलर सब कुछ डिजिटली स्टोर करता है तो इसका मतलब सारी जरूरी इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस के अंदर है। अगर इन्हें सच्चाई का पता लगाना है तो डेटाबेस हैक करना पड़ेगा। इस पूरी टेंशन भरी सिचुएशन से ब्रेक लेने के बाद एडवर्ड घर आता है और एडम के साथ शैंपेन एंजॉय करता है। इसी दौरान एडम एडवर्ड को वापस स्मार्टफोन यूज करने के लिए मना लेता है। बाय द वे, एडवर्ड इतने टाइम से फोन यूज नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, पर एडम उसे दोबारा स्टार्ट कर देता है। मुझे नहीं लगता कि एडम सिर्फ एक बारटेंडर है जो एडवर्ड से प्यार करता है, उसमें कुछ और भी है जो शायद आगे के एपिसोड्स में रिवील हो। अगले दिन कैपलर इंस्टीट्यूट में एडवर्ड अपने कलीग निकी के वर्क स्टेशन के आसपास मंडराता है और उसे पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले निकी भी प्राइम नंबर्स पर काम कर रही थी, पर उसे बोर्ड ने रोक दिया।
मुझे लगता है कि वो नील या कैपलर के ट्रस्टीज की बात कर रही है। जब एडवर्ड पूछता है कि उन्होंने प्राइम नंबर रिसर्च को रोकने का डिसीजन क्यों लिया, तो निकी चुप हो जाती है। तो सवाल ये है, कैपलर को प्राइम नंबर का सीक्रेट जानना है, या फिर वो इस रिसर्च के खिलाफ है, या फिर वो एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट से ये रिसर्च करवाना चाहते हैं। आखिर चल क्या रहा है? बाद में एडवर्ड टेलर को हाउस ऑफ विजडम के बारे में बताता है, ताकि उसे ये समझ आए कि कैपलर और प्राइम नंबर्स की रिसर्च इनकी कहानी का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। पर क्योंकि बगदाद कैम्ब्रिज से काफी दूर है, टेलर सजेस्ट करती है कि पहले कैपलर के सर्वर से ज्यादा डेटा निकाल लेते हैं। रात में एडवर्ड अपने वर्क स्टेशन में रुकता है जब तक सब लोग चले नहीं जाते। वो निकी का पासवर्ड छुप कर देख लेता है और उसे कैपलर के आर्काइव्स में लॉगिन करता है। टेलर की मदद से एडवर्ड को प्राइम्स नाम का एक फोल्डर दिखता है, पर वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता। एडवर्ड बताता है कि कैपलर के कंप्यूटर्स एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं जिसे एक्सियन नाम की प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म ने डिजाइन किया है, जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करती है। क्योंकि टेलर यूएसए गवर्नमेंट से जुड़ी है, वो उस फोल्डर को हैक कर लेती है। फाइल्स खुलती हैं, उसमें सभी लोगों की लिस्ट होती है जो कभी प्राइम नंबर्स पर काम कर चुके हैं, और उसमें साफिया का भी नाम है। पर शौक ये है कि साफिया ने कैपलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसके बाद उसका पूरा काम डिलीट कर दिया गया। न सिर्फ ये, उस पर भी नजर रखी जा रही थी, एकदम ऐसे के सिराक्यूज प्रोजेक्ट की तरह। एडवर्ड क्यूरियोसिटी में अपनी खुद की फाइल चेक करता है। वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि कैपलर ने उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया हुआ है, इंक्लूडिंग उसकी एडम के साथ वाले प्राइवेट मूवमेंट भी। पर इससे पहले कि एडवर्ड और ज्यादा जान पाता, मैनेजर आ जाती है। एडवर्ड के हाथ जो कुछ लगा वो फौरन उसे एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डालता है और वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कहीं और एनएसए के फ्रेंच ब्रांच में एक नए कैरेक्टर से मुलाकात होती है, जेन, जिसका असिस्टेंट टॉम है। ये एलेक्स को इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं। पिछले हफ्ते के एपिसोड में मैंने कहा था, जब तक किसी की डेड बॉडी न दिखे, एज्यूम मत करो कि वो मारा गया है। असल में एनएसए के ऑपरेटिव्स ने वक्त पर पहुंचकर एलेक्स को बचा लिया, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि कम से कम एक बंदा तो बचे जो उन्हें बता सके कि कैसियस में हुआ क्या था। जेन एलेक्स से पूछती है कि उसे कोई अंदाजा है कि ऑपरेशन साइरेक्यूज, जो काफी वक्त से स्मूथ चल रहा था, अचानक शूटर्स के हाथ कैसे लग गया। ऑपरेशन साइरेक्यूज एक ऐसा एनएसए प्रोजेक्ट है जो दुनिया के महान साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस को मॉनिटर करता है, ताकि किसी नए टेक बेस्ड वेपन का क्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन न हो सके। एलेक्स इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर जेन उसे टेला के बारे में पूछती है। एलेक्स बताता है कि मेलिंडर की मौत के बाद टेला काफी डिस्टर्ब थी और वो भाग गई। इसके बाद जेन एलेक्स को छोड़ देती है और टॉम से कहती है कि टेला खुद रिपोर्ट देने के लिए कॉल करेगी, जो दिखाता है कि जेन और टेला के बीच एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉन्ड है। जेन की बात सच हो जाती है क्योंकि टेला का फोन आता है। टेला बताती है कि वो सेफ है। उसे पता चलता है कि एलेक्स भी ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जेन से बोलती है कि उसे थोड़ी दिन चाहिए ताकि एडवर्ड ये समझ सके कि प्राइम नंबर्स का असली राज क्या है। यानी अब सबकी नजर एडवर्ड और उसकी रिसर्च पर है। जेन जैसे ही रिलैक्स करने वाली थी, उस पर एक बड़ा बॉम्ब गिरता है। एंड्रयू कार्टर उससे मिलने आ रहा है। कार्टर शायद एनएसए के मेन ब्रांच से है। इसका मतलब है कि सिचुएशन और भी सीरियस होने वाली है। जैसे ही कार्टर और जेन फॉर्मली मिलते हैं, कार्टर सीधा एक डिमांड रखता है, टेला को फौरन पकड़ा जाए। एक्चुअली टेला एनएसए के बहुत सारे राज जान चुकी है और उसका कैम्ब्रिज में एडवर्ड के साथ घूमना इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस बीच टेला और एडवर्ड एक और बड़ा स्टेप लेते हैं। वो एडवर्ड के अपार्टमेंट को छोड़कर सीधा बगदाद जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका मोटिव सिंपल है, कैपलर से जितना दूर जाएं उतना बेहतर, और बगदाद में इन्हें प्राइम नंबर्स का असली राज मिल सकता है। टेला एडवर्ड को एडम के लिए कोई मैसेज छोड़ने नहीं देती, पर वो जेन को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। एनएसए का कोई इंसाइडर कैपलर के लिए काम कर रहा है। जेन ये इन्फॉर्मेशन एंड्रयू कार्टर को देती है, पर एक छोटी सी चीज और ऐड करती है, टेला अब जरूरत से ज्यादा जानती है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। पहला, एनएसए और कैपलर सीक्रेट एक टीम बन चुके हैं और उनका असली टारगेट एडवर्ड और टेला है। दूसरा, जेन एक्चुअली एडवर्ड और टेला की हेल्प कर रही है, पर एलेक्स शायद कैपलर का मोल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कैपलर के पास एडवर्ड की फुटेज कैसे आई और इनका फाइनल गोल क्या है। प्राइम टारगेट का एपिसोड 5 एक फ्लैशबैक सीन से शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे जेन एक यंग टेलर को एनएसए ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करने की कोशिश करती है। उस वक्त टेलर के एक दोस्त की मौत हुई थी, जिससे वो काफी डिस्टर्ब है। उसकी लाइफ थोड़ी डायरेक्शनलेस लग रही होती है, और इसी वजह से जेन के कन्विंसिंग वर्ड्स कि उसे अपनी स्किल्स को किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, न कि सिर्फ दुख मनाने में, ये वर्ड्स उसे एक तरह से गाइड करते हैं। हमें क्लियरली ये नहीं दिखाया जाता कि जेन ने उसको एनएसए का काम कैसे सिखाया
लेकिन इस छोटी सी इंटरेक्शन से ये समझ आता है कि इनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक तरह से फैमिली जैसा भी है। प्रेजेंट में टेला और एडवर्ड बगदाद पहुंचते हैं। यहाँ भी इनका पीछा हो रहा है। बाद में रिवील होता है कि ये आदमी कासिम है, जो एनएसए के लिए या तो काम करता है या एक फ्रीलांसर एजेंट है। टेला जेन को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है और कहती है कि वो एडवर्ड के साथ एंड्रिया से मिलने जा रही है ताकि प्राइम नंबर्स, केपलर और हाउस ऑफ विजडम के कनेक्शन को समझ सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जेन और एंड्रयू पहले से ही एडवर्ड को मारने के लिए कासिम को यूज करने का प्लान बना रहे हैं। इससे एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि एनएसए सिर्फ एकेडमिक्स को मॉनिटर नहीं कर रही बल्कि इनको सच्चाई तक पहुंचने से भी रोक रही है, चाहे इसके लिए इन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। एंड्रिया से मिलने से पहले एडवर्ड एक पल के लिए सोचता है कि वो एडम के टेक्स्ट का रिप्लाई करे या नहीं, लेकिन जैसे ही टेला उससे बात करने लगती है वो डिसाइड नहीं कर पाता और मैसेजेस का जवाब नहीं देता। हाँ, एडम पर शक करना समझ में आता है। अभी तक एनएसए जो कुछ कर रही है उसे देखकर किसी पर भी भरोसा करना रिस्की लगता है। एडवर्ड वैसे भी हर चीज को लेकर पैरानॉइड है, बट एडम पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? शायद इमोशंस उसके जजमेंट को घेरे हुए हैं। फिलहाल अच्छा ही है कि एडम को सब कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ एंड्रिया को डिगिंग साइट पर एक 17वीं सेंचुरी का कॉइन मिलता है। फिर उसे एडवर्ड का कॉल आता है जो उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुला रहा है। एंड्रिया अकरम को बताती है कि एडवर्ड टाउन में है। ये सुनते ही अकरम और उसका एसोसिएट बॉगडन थोड़े परेशान हो जाते हैं। उनको अंदाजा हो जाता है कि ये पूरी सिचुएशन कहाँ जा रही है, स्पेशली चरण की मौत के बाद। उधर एडवर्ड, एंड्रिया और टेला की मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। एंड्रिया को ये सुनकर शॉक लगता है कि टेला एक्चुअली उसकी और मेलिंडर की जासूसी कर रही थी। उस पर से टेला का ये कहना कि मेलिंडर की मौत एक मर्डर था और उसका आखिरी मैसेज एआई जनरेटेड था, ये सब सुनकर एंड्रिया और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। टेला उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये इमोशंस में बहने का वक्त नहीं है, इन्हें हाउस ऑफ विजडम और एडवर्ड की रिसर्च का कनेक्शन ढूंढना होगा। लेकिन एंड्रिया इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो सुनने के मूड में ही नहीं है। फाइनली एडवर्ड और टेला को फिलहाल उसकी हालत पर छोड़ना पड़ता है। रात में एंड्रिया मेलिंडर का वॉइस नोट बार बार सुनती है ताकि कंफर्म कर सके कि क्या टेला जो कह रही थी वो सच था या नहीं। दूसरी तरफ टेला और एडवर्ड के बीच एक लंबी और इंटेंस बहस होती है। क्या सच की तलाश में लगे साइंटिस्ट ज्यादा डेंजरस हैं या वो लोग जो सच को दबाकर सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक फिलोसफिकल और एथिकल डिलेमा है जिसमें दोनों अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं। आखिर में दोनों एग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं, जो दिखाता है कि इनके बीच एक फ्रेंडली अलायंस बन रहा है। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि एंड्रयू जेन को बताता है कि इन्हें एडवर्ड को मारने की ग्रीन लाइट मिल गई है। ये ऑर्डर किसने दिया और इतनी जल्दी कैसे अप्रूव हो गया, ये रिवील नहीं होता। बस इतना पता चलता है कि एंड्रयू चाहता है कि कासिम एडवर्ड को तब खत्म करे जब वो डिग साइट पर एंड्रिया से मिलने जा रहा हो। जेन इस बात से थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि टेला भी इस क्रॉस फायर में आ सकती है, इसलिए वो टेला से बोलती है कि एडवर्ड को अकेला जाने दे। लेकिन क्योंकि जेन टेला को पूरी सच्चाई नहीं बताती, टेला उसकी बात नहीं मानती और एडवर्ड के साथ जाने का डिसीजन लेती है। हालांकि वो एडवर्ड को एंड्रिया से अकेले में बात करने देती है, जिसमें एडवर्ड एंड्रिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इन तीनों को मिलकर इस केस पर काम करना चाहिए। जैसे ही जेन से ग्रीन लाइट मिलती है, कासिम उस गैप का फायदा उठाता है जो टेला और एडवर्ड के बीच बना था। टेला जब तक समझ पाती कि क्या हो रहा है, तब तक वो मार्केट में लोगों की भीड़ में फंस जाती है और एडवर्ड तक नहीं पहुंच पाती। बट यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। बॉगडन, जो पहले से एडवर्ड और एंड्रिया का पीछा कर रहा था, अचानक से एंट्री लेता है और बिना किसी आवाज के एडवर्ड की जान बचा लेता है और कासिम को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। टेला तब फाइनली कासिम की बॉडी तक पहुंचती है। बॉगडन बहुत स्मार्टली निकल चुका होता है, बट टेला उसकी एक झलक देख लेती है। उसे एक क्लू मिलता है। वो कासिम का ईयरफोन सुनती है। उसे रियलाइज होता है कि एडवर्ड को मारने का पूरा प्लान जेन ने सेटअप किया था। बाद में टेला एडवर्ड को ढूंढ लेती है, जो अब तक इस बात से अनजान है कि उसकी जान खतरे में थी। टेला उसके साथ रहती है जब वो एंड्रिया और अकरम के साथ हाउस ऑफ विजडम में जाता है। यहीं पर टेला फाइनली बॉगडन को देखती है। उसे समझ आता है कि एडवर्ड को बचाने के लिए उसने कासिम की जान ली। उधर जैसे ही जेन और एंड्रयू को पता चलता है कि कोई रशियन सिक्योरिटी हेड डिग साइट पर एडवर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है, इनका पूरा असैसिनेशन प्लान रिकंसिडर होने लगता है। एंड्रयू सजेस्ट करता है कि इन्हें एडवर्ड को मारने की बजाय उसे सेफ रखना चाहिए ताकि वो प्राइम नंबर्स के सीक्रेट का पता लगा सके। फिर जब सीक्रेट इनके हाथ में होगा तो ये एडवर्ड और टेला दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, जिससे ये दूसरी फोर्सेस से पहले प्राइम नंबर की पावर को कंट्रोल कर सकें। वैसे जिस तरीके से एंड्रयू जेन को समझाता है कि टेला को भी इनके इनर सर्कल में लाना पड़ेगा,
उससे ऐसा लगता है जैसे फ्रेंच एनएसए ये पूरा ऑपरेशन ऑफिशियली सैंक्शन नहीं है। मतलब इनके हायर अप्स ने शायद इनको ये रिसर्च करने की परमिशन तो दी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये सब केयरफुली हैंडल हो रहा है। फिलहाल तो एक अच्छी न्यूज ये है कि हसन जिंदा है। वो एंड्रिया से कांटेक्ट करके उसे वो डॉक्यूमेंट दे देता है जो शायद चरण की मौत की वजह बनी थी। हसन इसके बाद फिर से गायब हो जाता है। जब तक वो सबकी नजरों से बचकर सच्चाई के लिए लड़ रहा है तब तक सब ठीक है। एंड्रिया और हसन शुरू में एक दूसरे से अग्री नहीं करते थे, पर अब एंड्रिया उसकी दी हुई रिपोर्ट शेयर करती है जिसमें लिखा है कि हाउस ऑफ विजडम एक रैंडम गैस एक्सप्लोजन की वजह से नहीं मिला, बल्कि सोच समझकर ये जगह उड़ाई गई थी ताकि हाउस ऑफ विजडम डिस्कवर किया जा सके। अब जब खुदाई बॉगडन और अकरम के अंडर हो रहा है, टेला थोड़ी रिसर्च करती है अकरम के बारे में और देखती है कि उसका कैम्ब्रिज से पुराना कनेक्शन है। ये बात नई नहीं है क्योंकि हम पहले से ही एंड्रिया और अकरम की दोस्ती के बारे में जानते हैं। बॉगडन को किसी ने हायर किया है जो पहले से ऑब्वियस था, लेकिन असली सवाल ये है कि अकरम और बॉगडन किस साइड पर हैं। ये लोग एंड्रिया और एडवर्ड की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक वक्त तक इनका साथ देंगे और फिर इन्हें क्या मार देंगे? क्या ये कैपलर या एनएसए के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ये कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है जो अपनी अलग गेम खेल रहे हैं? वहीं एंड्रिया और एडवर्ड जब हाउस ऑफ विजडम के वॉल्स पर लिखे कोड्स और सिंबल को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हें एक ऐसा सेक्शन मिला जो घिसा हुआ है। इस मिसिंग पीस के बिना ये समझ पाना इम्पॉसिबल था कि बैतल हिकमा के मेकर्स एग्जैक्टली कर क्या रहे थे। अब क्योंकि एंड्रिया को एक पुराना फ्रेंच कॉइन मिला था, उसने वापस उस घिसे हुए लिखावट को देखा और नोटिस किया कि वहाँ एक पेपर लाइक मटेरियल छिपा हुआ था। इस पर उसकी एक थ्योरी बनी कि हो सकता है किसी फ्रेंच एक्सप्लोरर ने पहले ही उस मिसिंग कोड की पिक्चर बना ली हो जब ये लिखावट खराब नहीं हुई थी। ये थ्योरी सही निकली क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरलियंस के आर्काइव्स में मेर्सेने कलेक्शन के अंदर हाउस ऑफ विजडम जैसा एक डॉक्यूमेंट पाया गया। मेर्सेने एक रियल लाइफ फ्रेंच पॉलीमैथ था और इसका मतलब है कि अब इन्हें फ्रांस जाना ही पड़ेगा। टेला भी ये डिसीजन पुश करती है क्योंकि उसको अभी अभी पता चला है कि जेन शायद ऑल्सन की मौत के पीछे है। ऑल्सन जो टेला का एनएसए कलीग्स था कैसियस वाले मिशन में। जेन बार बार टेला को कॉल कर रही है और टेला को शक हो रहा है कि अगर इन्होंने अपर हैंड नहीं लिया और जेन और एंड्रयू के इनर सर्कल में नहीं घुसे तो इनकी जान भी जा सकती है। अब सीन ये है कि इन्हें फौरन ऑरलियंस पहुंचना होगा, वहां फ्रेंच एक्सप्लोरर के रिकॉर्ड से मिसिंग साइफर ढूंढना होगा और एक प्राइम फाइंडर बनाना होगा जो शायद एक ऐसा कोड या डिवाइस है जो प्राइम नंबर्स की मदद से दुनिया की किसी भी चीज को अनलॉक कर सकती है। एंड्रिया इनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन वो क्लियरली रीजन नहीं देती। अगर गेस करना हो तो लगता है कि एंड्रिया की यूनिवर्सिटी ने उसके बैतल हिकमा रिसर्च को फंड किया है, बस और कुछ नहीं। उसे अपने सुपीरियर्स को जवाब देना होगा। अगर वो रैंडमली फ्रांस चली भी जाए, चाहे हाउस ऑफ विजडम को बेटर समझने के लिए ही क्यों ना हो, उसके लिए परमिशन और पैसे चाहिए होंगे जो इजीली नहीं मिलेंगे। एडवर्ड और टेला के पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और दोनों एक दूसरे को हमेशा लूप में रख सकते हैं। साथ ही ये भी हो सकता है कि बॉगडन और अकरम बैतल हिकमा एनालाइज कर रहे लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हों, ना कि उनको मार रहे हों। मतलब जब एनएसए स्कॉलर और कैम्ब्रिज के टीचर्स को मारने के लिए असासिन्स भेज रहा है तो वहाँ रहना सबसे सेफ ऑप्शन लगता है। इस वजह से एंड्रिया टेला और एडवर्ड को गुड बाय बोल देती है जब वो ऑरलेंस के लिए निकलते हैं। मुझे लगता है कि टेला और जेन का बॉन्ड ऑफिशियली ब्रेक हो चुका है क्योंकि जेन को पता चल चुका है कि टेला अब जान चुकी है कि एडवर्ड को मारने का ऑर्डर उसी ने दिया था। इसका मतलब है कि चाहे टेला और जेन एक ही कंट्री में हो, अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगी, ना कि साथ में। एपिसोड 6 की शुरुआत पेरिस में होती है जहाँ टेला अपने दोस्त मैटिस से एक रॉयल फील्ड बाइक खरीदती है ताकि वो ऑरलियंस जा सके। ये जगह यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। दूसरी तरफ एडवर्ड सोच रहा है कि एडम से कांटेक्ट करे या नहीं। इधर जेन, उसका असिस्टेंट टॉम और एंड्रयू टेला का फोन ट्रैक कर लेते हैं और एनएसए के ऑपरेटिव्स को उनका पीछा करने भेजते हैं। लेकिन टेला ऑलरेडी एक चाल चल चुकी है। उसने अपना फोन मैटिस और उसके एक दोस्त को दे दिया है। ये दोनों अपने हेलमेट्स पहनकर टेला और एडवर्ड होने का नाटक करते हैं और एनएसए एजेंट को उल्टा रास्ता दिखा देते हैं। जब तक एनएसए को ये समझ आता कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, तब तक टेला और एडवर्ड ऑरलियंस की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं। ऑरलियंस यूनिवर्सिटी में घुसने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट सिमोन से मिलते हैं और उससे मेर्सेने कलेक्शन तक चलने के लिए कहते हैं। पहले तो सिमोन हेजिटेट करती है क्योंकि ये उसकी नौकरी के स्कोप से बाहर का काम है, पर टेला जो ह्यूमन बिहेवियर समझने में एक्सपर्ट है, नोटिस करती है कि सिमोन एडवर्ड में इंटरेस्टेड है। टेला एडवर्ड को सिग्नल देती है कि वो थोड़ा सा फ्लर्ट करे। जैसे ही एडवर्ड अपना चार्म दिखाता है, इनका काम हो जाता है। इस तरह वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं जहां हाउस ऑफ विजडम के वो इम्प्रिंट्स रखे हैं
जो 17वीं सेंचुरी फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ से ले आए थे। टेला और एडवर्ड के पास उस दिन ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वो सिमोन से अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करते हैं ताकि सही इम्प्रिंट तक पहुँच सकें। रात को दोनों एक होटल में पनाह लेते हैं। टेला वक्त गुजारने के लिए ऑल्सो और जेन के मैसेजेस देखती है और साथ ही लॉक खोलने की प्रैक्टिस भी करती है। दूसरी तरफ एडवर्ड फिर से एडम को कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है, जबकि एडम न उसके कॉल्स का जवाब दे रहा है न ही टेक्स्ट का। टेला अकेली बोर होने लगती है तो वो एडवर्ड को परेशान करने पहुंच जाती है। एडवर्ड भी उसका बैकग्राउंड जानना चाहता है, इसलिए उसका पास्ट एक्सप्लोर करने लगता है। पहले के एपिसोड्स में हिंट मिले थे कि टेला अपनी दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और उसके अंदर गिल्ट भरा हुआ है। अब टेला थोड़ा और रिवील करती है। वो बताती है कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ तब वो नशे में थी और उसने अपनी दोस्त को बाइक पर बैठने के लिए फोर्स किया था। इसका मतलब है उसकी दोस्त की मौत उसकी लापरवाही की वजह से हुई थी, जो उसको आज तक हॉन्ट करता है। ये बैक स्टोरी एक और चीज को और मीनिंगफुल बना देती है। जब टेला ने एडवर्ड को ऑर्लियंस तक लिफ्ट दी थी, शायद बाइक उसका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडवर्ड की जान की जिम्मेदारी ले रही है, जबकि वो खुद उस ट्रॉमेटिक पास से गुजरती है जो उसकी सोच बदल चुका है। एडवर्ड एक बड़ी गलती कर देता है। वो एडम का मैसेज चेक कर लेता है और ये उसकी लोकेशन एनएसए को बता देता है। इस पॉइंट पर टेला को अब तक ये नहीं पता कि एडवर्ड के पास अभी भी उसका फोन है। जैसे ही एनएसए के टॉम को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जेन को बता देता है। जेन फौरन एक टीम ऑर्लियंस भेजने का डिसीजन लेती है। इसके साथ ही टॉम ये भी शक करता है कि टेला ने साइट्स बदल ली है, लेकिन जेन इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। टॉम को पता है कि टेला अब एनएसए के लिए काम नहीं कर रही, लेकिन अगर उसके बॉसेस को ये बात पता चल गई तो वो टेला के ऊपर किल ऑर्डर लगा देंगे। इसलिए जेन जानबूझकर अनजान बन रही है ताकि वो टेला को जिंदा रख सके। दूसरी तरफ जब टेला और एडवर्ड वापस यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉगडन ऑर्लियंस में है और शॉकिंगली उसने हाउस ऑफ विजडम के उस कॉलम के सारे 12 इम्प्रिंट्स चुरा लिए हैं। अब सवाल उठता है, बॉगडन को इन इम्प्रिंट्स का पता कैसे चला? पिछले एपिसोड में अकरम ने सुना था जब एडवर्ड फ्रांस का जिक्र कर रहा था। फिर उसने एंड्रिया के बैतल हिकमा में लिए गए फोटोज देखे, जिसमें 17वीं सेंचुरी के पेपर फ्रेगमेंट्स दिख रहे थे। उसने इन सब क्लूज को कनेक्ट किया और बॉगडन को ऑर्लियंस भेज दिया। अब बॉगडन चैनल टनल के थ्रू यूके जा रहा है, पर क्यों? यूके में ऐसा कौन है जो उसको इन एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स को समझने में मदद करेगा? क्या एंड्रिया बगदाद से वापस लंदन आ चुकी है या कोई और है जो बॉगडन की हेल्प कर सकता है? ये सब सवाल टेला के दिमाग में तो हैं, बट उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, उसी ट्रेन पर चढ़ना जो चैनल टनल से यूके जा रही है और बॉगडन से वो इम्प्रिंट्स चुराना जो एडवर्ड के प्राइम नंबर्स रिसर्च के लिए जरूरी है। एडवर्ड यहाँ एक और चीज सोचता है, टेला एनएसए की हेल्प क्यों नहीं ले रही? उसका ये डाउट जेन्युइन है, लेकिन टेला इस बात से बचती है क्योंकि अगर एडवर्ड को पता चल गया कि अब वो बिल्कुल अकेला है तो वो पैनिक हो जाएगा। जब एडवर्ड और टेला ट्रेन पर चढ़ते हैं तब हमें एंड्रयू और जेन के बीच एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है। एंड्रयू जेन को वार्न करता है कि जिन लोगों ने इन्हें नजर रखने के लिए रखा है वो टेला की एक्टिविटीज को लेकर काफी बेचैन हो रहे हैं। वो क्लियरली बोलता है कि अगर टेला एडवर्ड की रिसर्च कंप्लीट करने में मदद करती है तो बहुत लोग इनके छोटे से सीक्रेट के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद वो एक बड़ी चीज रिवील करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सियन का जिक्र करके। एंड्रयू पॉइंट आउट करता है कि टेला और एडवर्ड की ये एडवेंचर हर पार्टी के लिए डिजास्टर्स हो सकती है। और हाँ, एक्सियन वही कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर कैपलर इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सियन, कैपलर और एनएसए के जेन और एंड्रयू आपस में कनेक्टेड हैं और ये लोग या तो प्राइम फाइंडर को स्टॉप करना चाहते हैं या फिर खुद क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये हो सकता है कि बॉगडन, अकरम और जो भी उनके पीछे हैं शायद वही गुड गाइज हैं। शायद वो लोग चाहते हैं कि ये इम्प्रिंट्स गलत हाथों में न पड़े। वापस एडवर्ड और टेला पर आते हैं। जब वो ली शटल ट्रेन पर चढ़ते हैं, टेला का प्लान होता है कि एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन कॉज करना, बॉगडन के वैन में घुसना, सही इम्प्रिंट चुराना और फिर इवैक्यूएस के साथ भाग निकलना। पर ये इतना सिंपल नहीं होने वाला क्योंकि जेन को एडवर्ड के फोन की वजह से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है। एडवर्ड, जो अभी भी एनएसए की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा था, अपना फोन टेला को देता है ये सोचकर कि अब मदद आने वाली है। लेकिन वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि टेला और उसकी फेरी गॉड मदर के बीच अब कोई बातचीत तक नहीं हो रही। एडवर्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब उसे ये समझ आता है कि एनएसए ने उसे बगदाद में मारने की कोशिश की थी और अब वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है वो ये है कि टेला ने उससे झूठ बोला कि एनएसए अभी भी इनकी साइड पर है। एडवर्ड की फ्रस्ट्रेशन टेला के गुस्से के सामने फीकी पड़ जाती है
क्योंकि वो तो शुरू से कह रही थी कि फोन यूज नहीं करना, पर एडवर्ड ने नहीं सुना। अब टेला बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। पहले तो एनएसए का सीसीटीवी एक्सेस कार्ड देती है ताकि वो इनका पता न लगा सकें, और फिर ट्रेन इवैक्यूएट करने के लिए एक धमाकेदार प्लान सोचती है। बीएसआई को फोन करके बताती है कि ट्रेन में बॉम्ब है। ट्रेन फौरन रोक दी जाती है। सिक्योरिटी सब पैसेंजर्स को रिलीफ ट्रेन की तरफ भेजने लगती है, लेकिन टेला और एडवर्ड जानबूझकर पीछे रुक जाते हैं ताकि बॉगडन की वैन तक पहुंच सकें। बॉगडन पहले अंदर ही रहना चाहता था, पर उसे भी फाइनली ट्रेन से निकलना पड़ता है। यही मौका टेला यूज करती है और फौरन वैन का लॉक खोलना शुरू कर देती है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पर टेला अपना काम कर चुकी है। वैन का दरवाजा अनलॉक हो जाता है और एडवर्ड जो नीचे छुपा था उसे वैन में घुसने का मौका मिल जाता है। एडवर्ड सिर्फ वही इम्प्रिंट उठाता है जो उसके काम का है और फौरन रिलीफ ट्रेन की तरफ दौड़ जाता है। पर तभी बॉगडन भी वापस आ जाता है और एडवर्ड को देख लेता है। जैसे ही बॉगडन उसे पकड़ने वाला होता है, टेला बूगी के दरवाजे बंद कर देती है और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है कि बॉगडन अजीब बिहेव कर रहा है ताकि बॉगडन अरेस्ट हो जाए। लेकिन टेला की स्मार्ट प्लानिंग के बावजूद एडवर्ड उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे एक मॉरल डिबेट में उलझा देता है। दोनों के बीच एथिक्स और मोरालिटी पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि कैसे एडवर्ड की मैथ दुनिया के खत्म होने का सबब बन सकती है, और टेला ने अपने क्राइम पास्ट को एनएसए की मदद से साफ करवाया है। जब एडवर्ड टेला को उसके सबसे बड़े गिल्ट पर टॉन्ट मारता है कि उसने अपनी दोस्त की मौत का सबूत मिटाने के लिए जेन और एनएसए का सहारा लिया था, तो टेला के लिए ये बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। दोनों अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं, शायद हमेशा के लिए। एडवर्ड को नहीं पता, लेकिन एनएसए का एक एजेंट उसके पीछे लगा है। जेन ने उसे ये ऑर्डर दिया है कि सिर्फ उसका पीछा करे, दूर से देखे, उसका काम पूरा होने दे और जरूरत पड़ने पर उसको प्रोटेक्ट करे। दूसरी तरफ टेला भी मुश्किल में है। एक एनएसए एजेंट उसे पकड़ लेता है क्योंकि जेन उससे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करना चाहती है। प्राइम टारगेट के एपिसोड 7 की शुरुआत एडवर्ड और एडम के मिलने से होती है। दोनों पब के बेसमेंट में बैठे हैं जहां एडवर्ड का बॉयफ्रेंड काम करता है। एडवर्ड यहां इम्प्रिंट पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ टेला भी वापस जेन से मिलती है, लेकिन ये मुलाकात एक्सियन के एक बढ़िया ऑफिस में होती है। सबसे पहले जेन एक चीज क्लियर करती है। हाँ, वो और एंड्रयू एक्सियन और कैपलर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऑल्सन और एडवर्ड पर जो अटैक्स हुए उसका ऑर्डर उसने नहीं दिया। बट ये पूरा सच नहीं है। हालांकि हमने कैसियस वाले हिटमैन को डायरेक्टली जेन के ऑर्डर्स मानते नहीं देखा, लेकिन उसने वो इन्फॉर्मेशन जरूर पास की थी जो ऑल्सो के मर्डर और टेला के पीछे पड़ने का रीजन बनी। और हाँ, एडवर्ड के असैसिनेशन अटेम्प्ट में भी उसका हाथ था। चाहे वो कहे कि ये उसका डिसीजन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे अंजाम तो उसी ने दिया। अगर बॉगडन बीच में नहीं आता तो एडवर्ड की मौत उसके हाथों लिखी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जेन ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो इन सब डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर रही। शायद उसे लगता है कि अगर टेला थोड़ा शांत हो जाए तो उसका एक्सियन स्कूल प्रोपेगेंडा उस पर असर करेगा। इसलिए वो टेला को थोड़ा वक्त देती है और उसे फिलहाल अकेला छोड़ देती है। वापस एडवर्ड की बात करें तो एडम उसे ऑफर करता है कि वो ईस्ट लंदन में अपनी आंट के फ्लैट में आकर रहे ताकि सेफ रह सके और अपना काम कंटिन्यू कर सके। एडवर्ड नॉर्मली इतना सीधा नहीं है, वो पैरानॉइड भी रहता है, बट प्यार इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए वो बिना किसी शक के एडम की बात मान लेता है और सीधा उसके ट्रैप में फंस जाता है। एडम उसे एक्सियन के हवाले कर देता है। सच कहूँ तो ये ट्विस्ट मुझे हर एपिसोड में एक्सपेक्टेड था और फाइनली ये प्रूफ हो गया कि एडम की लवी डवी बातें सिर्फ एक ढोंग थी। मैंने सही गेस किया था कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एडवर्ड जब होश में आता है तो देखता है कि वो एक ऐसे कमरे में है जिसके वॉल्स व्हाइट बोर्ड से भरे पड़े हैं। ऑब्वियस रीजंस के लिए ऑफ कोर्स हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और एक प्रोजेक्टर है जो बैतल हिकमा का 3D होलोग्राफिक इमेज और उन कॉन्स्टलेशंस को दिखाता है जो हाउस ऑफ विजडम के बिल्डर्स ने स्टडी किए थे। एक स्ट्रेचर टाइप बेड है जिसमें एडवर्ड आराम कर सकता है और एक डेस्क है जिसमें उसकी अपनी डायरी और साफिया जमील की थीसिस रखी हैं। और सबसे बड़ा क्रीपी एलिमेंट एक 2-वे मिरर जिसके पीछे एंड्रयू और उसके चमचे बैठे हैं एडवर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। एंड्रयू एक बार फिर वही घिसा पिटा डायलॉग देता है कि वो जेन, एक्सियन और कैपलर बेसिकली गुड गाइज हैं क्योंकि इनका मिशन है प्राइम फाइंडर क्रिएट करना ताकि वो सबसे आगे रह सकें। एंड्रयू और उसकी टीम को पता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा की ढूंढना जो हर डिजिटल लॉक तोड़ सके। लेकिन एक्सियन और उसके अलाइज इन लोगों को रोकना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको रोकने के लिए पहले इन्हें खुद वो की बनानी पड़ेगी ताकि उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स का काम बिगाड़ा जा सके। एंड्रयू एडवर्ड को पूरी मदद देने को रेडी है, जितना भी मटेरियल चाहिए वो मिलेगा,
बस एक शर्त है, एडवर्ड को इसी रूम में कैद रहना पड़ेगा जब तक फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद क्या? मेलिंडर और साफिया को मार दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर एडवर्ड एंड्रयू की बात मान भी ले तो उसकी जान बच जाएगी। अब तक तो एडवर्ड को ये समझ आ गया होगा कि वो एक डेंजरस गेम में फंस गया है जिसमें उसका फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर है। वहीं एंड्रिया भी धीरे धीरे पजल के पीसेस जोड़ना शुरू करती है जब वो अपनी थीसिस को दोबारा स्टडी करती है, जिसमें बैतल हिकमा की पॉसिबल लोकेशन के बारे में लिखा है। इसके साथ ही उसे एक और शॉकिंग चीज पता चलती है, उसकी डिजिटल फाइल्स को कुछ दिनों या हफ्तों पहले अकरम ने एक्सेस किया था, बिल्कुल एक्सप्लोजन से पहले। एंड्रिया फौरन टेला को इन्फॉर्म करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका फोन ऑलरेडी एनएसए के एक्सियन कंट्रोल सेक्शन में पड़ा है, तो टेला से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं। अब बचता है एक ही ऑप्शन। एंड्रिया सीधा एल्डरमैन के पास जाती है और अपना शक एक्सप्रेस करती है कि अकरम ने ही वो एक्सप्लोजन प्लान किया था जो हाउस ऑफ विजडम को अनकवर करने के लिए किया गया था, और इस प्रोसेस में काफी बेगुनाह लोगों की जान गई। यहाँ पर एल्डरमैन अपने कार्ड्स दिखाना शुरू कर देता है, शायद एंड्रिया के सामने नहीं पर ऑडियंस के लिए डेफिनेटली। वो एंड्रिया से कहने लगता है कि अपनी खोज किसी और से शेयर न करे क्योंकि इससे कॉलेज की बदनामी हो सकती है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रोफेसर जेम्स एल्डरमैन, जो कि डैनियल कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर हैं, एक्चुअली अकरम और बॉगडन के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। ये तो सॉलिड ट्विस्ट निकला। पिछले एपिसोड में जब ये पता चला कि बॉगडन वो इम्प्रिंट लेकर इंग्लैंड जा रहा है, तब मुझे शक होना चाहिए था क्योंकि एल्डरमैन ही हाउस ऑफ विजडम पर होने वाले स्टडी का खर्चा उठा रहा है, पर तब मैंने इस कनेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लिया। अकरम और बॉगडन कैम्ब्रिज आ गए हैं, जहां एक तरफ बॉगडन एडवर्ड को ढूंढ रहा है, वहीं अकरम सीधा एल्डरमैन से मिलने एक पब आता है। यानी एक तरफ एनएसए, कैपलर और एक्सियन है और दूसरी तरफ एल्डरमैन, अकरम और बॉगडन की ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दो अलग अलग फैक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन हु आर द गुड गाइज? मुझे तो लगता है कि एल्डरमैन, अकरम और बॉगडन एक्चुअली अच्छी साइड पर हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था बॉगडन ने एडवर्ड की जान बचाई थी जब एक्सियन उसको मारने वाला था। एल्डरमैन एक मिशन की बात कर रहा है ताकि एडवर्ड को रेस्क्यू किया जा सके। सबसे बड़ा फर्क, एल्डरमैन प्राइम फाइंडर को दुनिया के सामने शेयर करना चाहता है, ना कि सिर्फ अपने पास रखना। इसके ऑपोजिट एक्सियन की टीम हर वक्त शेडी और थ्रेटनिंग लगती है। चुपके से लोगों का मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोल का गेम चल रहा है। एल्डरमैन ने थ्योरम के चक्कर में इतनी मौत देखी है कि अब उसे लगता है किसी एक आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये पावर देना गलत होगा। उसके सोचने का तरीका ये है कि अगर सबको प्राइम फाइंडर मिल जाए तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। एक तरह से उसका वेपन वाला स्टेटस चला जाएगा। हाँ, इनिशियली तो क्योस रहेगा, लोग इस पावर का मिसयूज भी करेंगे, लेकिन जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब लोग एंटी प्राइम फाइंडर प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे और ये खतरा भी खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन अगर एल्डरमैन और एंड्रयू में से किसी एक को चूज करना हो तो एल्डरमैन डेफिनेटली ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है। एंड्रयू और एक्सियन का पूरा अप्रोच ही कंट्रोल और सीक्रेसी पर बेस्ड है, जबकि एल्डरमैन ओपनली नॉलेज शेयर करना चाहता है। इसलिए अगर किसी को गुड गाइज मानना हो तो एल्डरमैन और उसकी टीम को सपोर्ट करना ज्यादा लॉजिकल लगता है। वहीं एडवर्ड फाइनली अपनी रिसर्च पर काम शुरू कर देता है। अपने नोटबुक और साफिया की थीसिस को यूज करके मैथ पजल की पूरी पिक्चर सॉल्व करने लगता है। दूसरी तरफ टेला और जेन की इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही है। जेन टेला को समझाने की कोशिश करती है कि उसने एक्सियन के साथ हाथ क्यों मिलाया। वो कहती है कि एनएसए पर कांग्रेशनल ओवरसाइट होता है, लेकिन एक्सियन एक प्राइवेट फिल्म है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए एनएसए का एक सीक्रेट सेक्शन जो जेन और एंड्रयू हैंडल करते हैं, एक्सियन के साथ काम कर रहा है। जेन ये भी बताती है कि एक्सियन इल्लीगल तरीकों से काम कर सकता है, जैसे कैपलर के थ्रू साफिया और मेलिंडर का रिसर्च फंड करवाना और फिर उन्हें मरवा देना। टेला को ये बात बहुत डिस्टर्बिंग लगती है और जब जेन उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि एडवर्ड को कुछ नहीं होगा, तब भी टेला इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उसे क्लियरली दिख रहा है कि साफिया और मेलिंडर की ही तरह एडवर्ड की भी जान जा सकती है। जब एडवर्ड अपनी इक्वेशंस लिखने में डूबा होता है, एक बड़ा खुलासा होता है। टेला का एक्चुअल रोल समझ आता है। एडवर्ड सिर्फ थ्योरी बना रहा है, लेकिन टेला को उस फॉर्मूले को कोड में कन्वर्ट करना है और प्राइम फाइंडर को एक फंक्शनल प्रोग्राम बनाना है। यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है, जब तक ये सिर्फ पेपर पर है तब तक सेफ है, लेकिन जैसे ही ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन जाएगा, ये एक डेंजरस वेपन बन सकता है। जेन दोबारा टेला को समझाने की कोशिश करती है कि ये प्रोग्राम कभी मिसयूज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ दुश्मनों से दूर रखने के लिए बनाया जा रहा है। टेला अभी भी डाउटफुल है,
लेकिन जेन पर जो थोड़ा सा भरोसा बचा है उसके सहारे वो एक्सियन के प्लान के साथ अलाइन होने का दिखावा करती है। टेला का कोऑपरेटिव एटीट्यूड देखकर जेन उसे वापस उसका फोन दे देती है। एक डिस्टर्बिंग ट्विस्ट आता है जब एंड्रयू प्रोफेसर रेमंड ऑसबर्न को लेकर आता है ताकि एडवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये देखकर एडवर्ड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जो भी इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचता है वो जिंदा नहीं बचता। ऑसबर्न एडवर्ड का मेंटोर है और एडवर्ड उसे किसी भी हाल में इस मेस में नहीं फंसा सकता। इसलिए एडवर्ड अपनी सारी रिसर्च मिटाने की कोशिश करता है ताकि ऑसबर्न को कुछ न पता चले और वो सेफ रहे। लेकिन ऑसबर्न इंसिस्ट करता है कि ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है और उसे इसका हिस्सा बनना है। दोनों थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन आखिरकार मास्टर और स्टूडेंट मिलकर एक ब्रेक थ्रू तक पहुंचने लगते हैं। तभी एडवर्ड के मन में दोबारा डाउट आने लगता है, क्या वो सही कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज ये उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने मेलिंडर और साफिया को मार दिया, ऑसबर्न को किडनैप कर चुके हैं और एडवर्ड को ड्रग देकर उठवा चुके हैं। प्राइम टारगेट एपिसोड 7 के आखिर में एडवर्ड और ऑसबर्न फाइनली इक्वेशन कंप्लीट कर देते हैं और उसका नाम भी रख देते हैं, ब्रूक्स ऑसबर्न थ्योरम। तभी टेला इनके प्रिजन में घुस आती है ताकि उसे कोड में कन्वर्ट करके प्राइम फाइंडर बना सके। लेकिन जब टेला काम कर रही होती है वो चुपके से अपने फोन पर एक ऐप चला देती है। फिर जब उसे इक्वेशन में एक एरर मिलता है तो वो एडवर्ड के पास जाती है और उससे करेक्ट वर्जन मांगती है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर वो एडवर्ड को इडार्डो बुलाती है, जो कि एक सेफ वर्ड है जो सिर्फ प्रीवियस एपिसोड देखने वाले समझ पाएंगे। एंड्रयू को थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये एक्सचेंज नॉर्मल नहीं है, पर जब तक वो कुछ समझ पाए तब तक टेला अपने फोन वाले ऐप से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ग्लिच कर देती है और पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। टेला एंड्रयू को डिसेबल कर देती है और एडवर्ड, ऑसबॉर्न और सारी जरूरी फाइल्स लेकर भाग जाती है। एंड्रयू इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वो इन्हें पकड़ लेता है और एडवर्ड को धमकाता है कि अगर उसने अपनी नोटबुक नहीं दी तो वो उसे गोली मार देगा। ऑसबॉर्न एडवर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू बिना किसी दया के उसे गोली से उड़ा देता है। ये देखकर टेला को गुस्सा आ जाता है। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और एंड्रयू को जोर से मारती है। फिर वो एडवर्ड को खींचती है ताकि वो एक्सियन के हाथ दोबारा न लग जाए। अब तक एडवर्ड अपनी मैथ्स को उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अलग रख रहा था, क्योंकि अब तक किसी क्लोज इंसान की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। टेला हर बार उसे समझाने की कोशिश करती थी कि उसकी क्यूरियोसिटी कितनी डेंजरस हो सकती है, लेकिन एडवर्ड कहता था कि वो बस नेचर को समझने की कोशिश कर रहा है। पर ऑसबर्न की मौत ने उसे हिला कर रख दिया। अब सवाल ये है कि एडवर्ड अपने थ्योरम का क्या करेगा। ऑसबर्न चाहता था कि थ्योरम पब्लिश हो और एल्डरमैन भी वही चाहता है। एल्डरमैन को लगता है कि एडवर्ड अब डार्नेल कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्राइम फाइंडर उसके हाथ में दे देगा। इससे ऑसबर्न और एल्डरमैन दोनों की एकेडमिक डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन टेला और एडवर्ड दोनों जानते हैं कि जेन या कैपलर अब कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। अगर टेला को एंड्रिया के वॉइस मेल से पता चल गया कि डार्नेल भी सेफ नहीं है, तो एडवर्ड को कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। प्राइम टारगेट एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें यंग एल्डरमैन 1975 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक क्लास में पढ़ा रहा है। वो प्राइम फाइंडर के जेनेसिस के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो एनिग्मा मशीन का जिक्र करता है जो एक जर्मन इंजीनियर आर्थर ने बनाई थी, जिसे नाजीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सीक्रेट कोडेड मैसेजेस भेजने के लिए यूज करते थे। लेकिन फिर एनिग्मा मशीन एलन टर्निंग के हाथ लग गई। उसने उसका कोड क्रैक कर लिया और यही एक बड़ा रीजन था कि नाजीज की हार हुई। एल्डरमैन का मानना था कि ऐसी हार दोबारा न हो, इसलिए हर वैल्यूएबल चीज के लिए एक स्पेशल लॉक होना चाहिए और उस लॉक को 2 कीज से सिक्योर किया जा सकता है। एक जो लॉक करेगी, जो पब्लिक के पास होगी, और एक जो उस लॉक को खोलेगी, जो किसी भी तरह कॉपी नहीं की जा सकती। यही थ्योरी बाद में प्राइम फाइंडर का बेस बनती है। अब अगर आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो प्राइम फाइंडर का बेसिक फंडा ये है कि हर कोई अपनी डिजिटल चीजें सिक्योरली लॉक कर सकेगा, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें खोल पाएंगे जो प्राइम नंबर बेस्ड एल्गोरिथम का राज समझ सकते हैं। लॉक और अनलॉक कीज आपस में लिंक्ड होती हैं और जो इसका फॉर्मूला क्रैक कर पाएगा वो दुनिया के हर डिजिटल लॉक को तोड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी। एल्डरमैन कभी इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से आगे नहीं ले जा पाया, इसलिए उसने अपनी पूरी लाइफ ऐसे दिमाग वाले लोगों को ढूंढने में लगा दी जो ये इम्पॉसिबल काम उसके लिए कर सकें, जैसे साफिया, मेलिंडर और अब एडवर्ड। और हाँ, जो बूढ़ा एल्डरमैन अपने को शीशे में देखकर सोच रहा है कि क्या चल रहा है, इसका कोई डीप मतलब नहीं है। ये बस रियलाइजेशन हो सकती है कि कितना वक्त गुजर गया जब उसने ये थ्योरी प्रपोज की थी और अब वो प्राइम फाइंडर के बिल्कुल करीब है। प्राइम फाइंडर के क्रिएटर की बात करें तो एडवर्ड और टेला एक चोरी की कार में बैठे दिखते हैं। टेला अपने सेलफोन से एक्सियन के डेटाबेस में घुस जाती है
और उनके पास जितना भी फुटेज है जिसमें एडवर्ड अपनी थ्योरम पर काम कर रहा था सब डिलीट कर देती है। इस बीच एडवर्ड ऑसबर्न की मौत के गम में डूबा होता है। अब क्योंकि एक्सियन का सिस्टम कुछ वक्त के लिए डाउन हो गया है, जेन कैपलर इंस्टीट्यूट पहुंचती है ताकि वहां के कंप्यूटर्स का यूज करके एडवर्ड और टेला को ट्रैक कर सके। पर एडवर्ड भी स्मार्ट है, वो फियोना को सीक्रेटली मैसेज भेजता है कि वो उसके पुराने रूम में कुछ सप्लाईज छुपा दे ताकि वो और टेला थोड़ा रिचार्ज हो सकें। फियोना एक अच्छी दोस्त की तरह बिना किसी सवाल के मदद कर देती है। अब एडवर्ड और टेला का प्लान है प्राइम फाइंडर का इस्तेमाल करके एक्सियन, कैपलर, एंड्रयू और जेन को एक साथ गिराना और फिर उस इक्वेशन या कोड का हर ट्रेस मिटा देना। लेकिन तभी फियोना वापस एडवर्ड से मिलने आ जाती है और दोनों थोड़ी देर कैजुअल बातें करते हैं। टेला के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आता है, फियोना का यूज करके डैनियल कॉलेज के मेन फ्रेम में घुसना और कैपलर को एक झटके में खत्म कर देना। वहीं जेन का सिंपल प्लान था, वो पुलिस से झूठ बोलकर कहना चाहती थी कि ऑसबर्न की मौत का जिम्मेदार शायद एडवर्ड है ताकि वो पुलिस के मूवमेंट्स ट्रैक कर सके और एडवर्ड और टेला तक उनसे पहले पहुंच सके। लेकिन ये चाल टेला और फियोना की प्लानिंग के आगे फेल हो गई। टेला ने डैनियल कॉलेज की लाइब्रेरी का कंप्यूटर यूज करके कैपलर का पूरा सिस्टम क्रैश कर दिया। जब तक नील और जेन उस जगह पहुंचते जहां टेला काम कर रही थी, वो ऑलरेडी वहां से गायब हो चुकी थी। फिर जेन को पता चलता है कि टेला ने एक्सियन, कैपलर और एनएसए के इलीगल कनेक्शंस को एक्सपोज कर दिया है। ये सुनकर जेन कैपलर को समझाती है कि जो भी एविडेंस टेला के इल्जामों को प्रूव कर सकता है उसे फौरन डिस्ट्रॉय कर दो और बिल्डिंग छोड़ दो। नील सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाता है और बिना वक्त गवाए सब कुछ खाली करने लगता है। दूसरी तरफ एडवर्ड अपनी नोटबुक जला देता है और जानबूझकर अपनी मौजूदगी एक्सपोज करता है ताकि एनएसए और एक्सियन के ऑपरेटिव्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो उन्हें एक बेकार की तलाश में उलझा देता है जो आखिरकार जेन को मजबूर कर देता है कि वो टेला के बताए गए पॉइंट पर अकेली पहुंचे। वहां टेला जेन से सीधा कह देती है कि उसने एनएसए को एक्सियन की सारी एक्टिविटीज के बारे में बता दिया है। जेन उस पर चिल्लाती है कि अब उसे अचानक से ये सच्चाई का बुखार कैसे चढ़ गया। टेला आर्ग्यू करती है कि दोनों को अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। जेन फाइनली एक और ट्विस्ट देती है, एडवर्ड को भी एक भगौड़ा माना जाएगा क्योंकि उसने प्राइम फाइंडर बनाया है जो अब टेला के फोन में है। बेसिकली टेला को रियलाइज करवाना था कि एडवर्ड को फ्री करके उसने एक और नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इस गुस्से भरी तकरार के बाद टेला और जेन अपनी अलग अलग राहों पर चल पड़ते हैं। एडवर्ड फाइनली एंड्रिया से मिलता है, वो उसे पूरी कहानी सुनाता है, प्राइम फाइंडर का असली सच, एक्सियन का मेलेंडर की मौत में हाथ और जो कुछ भी अब तक हुआ है। ये सब इतना ओवरवेलमिंग है कि दोनों सिर्फ चुपचाप बैठना चाहते हैं। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है, एल्डरमैन एडवर्ड से मिलना चाहता है इसी वक्त। ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल आता है, एल्डरमैन एडवर्ड से अकेला क्यों मिलना चाहता है? पहले तो ऐसा लगता था कि एंड्रिया ने एल्डरमैन की असली नीयत को पकड़ लिया होगा, स्पेशली जब एल्डरमैन ने उससे कहा था कि बगदाद ब्लास्ट में अकरम का हाथ होने की बात किसी से न कहे। लेकिन नहीं, एंड्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं लगा। वो बिना किसी शक के एडवर्ड को सीधा एल्डरमैन के पास ले जाती है। अब जब एंड्रिया पिक्चर से बाहर हो चुकी है, एल्डरमैन फाइनली अपना असली रंग दिखाता है। वो बताता है कि वो स्टैनफोर्ड के एक रिसर्च ग्रुप का हिस्सा था जिन्होंने बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। पर उसे एक शॉक लगता है जब एडवर्ड बताता है कि उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है जो 1975 से दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी नहीं कर पाए। मतलब एडवर्ड ने वो ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है जो इम्पॉसिबल माना जाता है। अब सवाल ये है, एल्डरमैन एडवर्ड का इस डिस्कवरी के साथ क्या करना चाहता है? एल्डरमैन फाइनली अपना मूव बनाता है। वो एडवर्ड को मेलेंडर की जगह ऑफर करता है। मतलब एडवर्ड को एक सेफ जगह मिलेगी अपने रिसर्च के लिए, स्पेशली अब जब उसने प्राइम फाइंडर की इक्वेशन डिस्ट्रॉय कर दी है और उसे फिर से शुरू से लिखना पड़ेगा। लेकिन एल्डरमैन एक छोटी सी बात नहीं जानता, टेला के फोन में थ्योरम का कोडेड वर्जन अब भी सेव्ड है। दूसरी तरफ टेला एडवर्ड के कमरे में आती है और देखती है उसने अपनी नोटबुक जला दी है। सबसे बड़ा शॉक, यहाँ टेला की गन भी नहीं है, उसे एडवर्ड ले गया। आखिर क्यों? अब टेला को एडवर्ड को ढूंढना ही पड़ेगा। वो एंड्रिया से पूछती है। एंड्रिया बताती है कि एडवर्ड एल्डरमैन के ऑफिस में है। टेला और एंड्रिया फौरन निकल पड़ते हैं और तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एंड्रिया नोटिस करती है कि अकरम डैनियल कॉलेज में है अपनी बेटी अफीना के साथ। एंड्रिया उनकी बातें सुनती है। अकरम अफीना को बोलता है उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को एडमिशन दिलवाया, यानी ये सब पहले से प्लान था। एंड्रिया को फाइनली समझ आ जाता है कि एल्डरमैन और अकरम एक साथ मिले हुए हैं। मतलब यही दोनों हैं जो बगदाद के ब्लास्ट के पीछे थे। और सबसे बड़ा झटका, एंड्रिया ने खुद एडवर्ड को उनके हवाले कर दिया बिना किसी शक के। वहीं एल्डरमैन का लॉजिक थोड़ा डाउटफुल लग रहा है।
वो कह रहा है कि प्राइम फाइंडर बनाने का असली मोटिव लोगों की कॉन्फिडेंशियल चीजें सिक्योर करना था, लेकिन फिर ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के हाथ लग गई और उन्होंने इसे पोस्ट 1911 टॉर्चर वीडियोस हाइड करने के लिए यूज किया। पर सवाल ये उठता है, एल्डरमैन और उसकी रिसर्च टीम ने पहले इंक्रिप्शन का लॉक पब्लिक के लिए क्यों रिलीज कर दिया बिना प्राइम फाइंडर डेवलप किए? अगर उनका गोल था कि किसी भी गलत हाथों में इंक्रिप्शन का मिसयूज न हो, तो पहले प्राइम फाइंडर कंप्लीट करके लॉन्च करना चाहिए था, ताकि जरूरत पड़ने पर इंक्रिप्शन का तोड़ निकाला जा सकता। यानी अगर इंक्रिप्शन पावरफुल है तो उसको ब्रेक करने का तरीका भी होना चाहिए था। अगर एल्डरमैन सच बोल रहा है तो या तो उसे एक्सपीरियंस नहीं था, जो सोचता था कि लोग सिर्फ अच्छे काम के लिए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, या फिर वो झूठ बोल रहा है और असल में उसने अपनी इन्वेंशन किसी बड़े प्रॉफिट के लिए बेच दी बिना उसके नतीजों को जाने। अगर दूसरी वाली बात सच है तो एल्डरमैन अब गिल्ट में है और प्राइम फाइंडर का यूज करके अपनी गलती सुधारना चाहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका रिडेम्पशन आर्क सिर्फ एक मखौटा हो और वो सिर्फ अपना खोया हुआ कंट्रोल वापस पाना चाहता हो। प्राइम टारगेट के आखिर में एल्डरमैन एडवर्ड को बताता है कि प्राइम फाइंडर को रिक्रिएट करने के बाद उसका पहला टारगेट बैंक होंगे, ताकि पूरा कियोस फेल हो सके। उसके बाद वो उन सभी मैकेनिज्म पर अटैक करेगा जो दुनिया और सरकारों को चलाती है। जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, तब एक नई सोसाइटी क्रिएट होगी बिना किसी फायरवॉल और इनक्रिप्टेड लॉक्स के। जब एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका आम जनता पर क्या असर होगा, तो एल्डरमैन एक आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक डायलॉग मार देता है। रेवोल्यूशन डजंट कम जेंटली, मतलब बदलाव आसान नहीं होता। पहले एडवर्ड भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऑसबर्न की मौत के बाद उसका नजरिया ही बदल गया। उसने समझ लिया कि साइंटिफिक अचीवमेंट्स की इतनी बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो इस पूरे मेस से निकलना चाहता है। लेकिन जब एडवर्ड को पता चलता है कि चाहे वो हेल्प करे या ना करे, एल्डरमैन रुकने वाला नहीं है और प्राइम फाइंडर को रिक्रिएट करने के लिए बिना सोचे समझे हजारों लोगों की जान ले लेगा, तब एडवर्ड एक सॉलिड डिसीजन पर आता है। वो एल्डरमैन को गोली मार देता है। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता। एडवर्ड ने इसके बारे में बहुत सोचा होता है और सिर्फ तभी ट्रिगर दबाता है जब उसे यकीन हो जाता है कि इस पागलपन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एल्डरमैन की मौत। मौके पर टेला और एंड्रिया पहुंचते हैं और दोनों शॉक में आ जाते हैं कि एडवर्ड ने किसी की जान ले ली है। टेला फौरन सिचुएशन को समझ जाती है और एडवर्ड को भागने को कहती है। एंड्रिया स्मार्टली मर्डर वेपन छुपा देती है ताकि एडवर्ड पुलिस के हाथ न लगे। एडवर्ड और टेला कुछ दूर तक एक साथ भागते हैं, लेकिन फिर टेला अपना फोन एडवर्ड को दे देती है और कहती है कि उसे अब सिस्टम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना होगा। टेला खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और उस पर ऑसबर्न और शायद एल्डरमैन के मर्डर का इल्जाम भी लग जाता है। इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एनएसए हेडक्वार्टर्स में, फोर्ट मेट यूएसए। एनएसए के स्पोक्सपर्सन पूरा मैटर कवर करते हैं और एजेंसी के करप्शन के एलिगेशंस को इनकार कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक और डर्टी ट्रिक छुपी है। जेन को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। असल में टेला ने जेन का चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस चीज का फायदा उठाकर एनएसए और एक्सियन ने मिलकर उसे बलि का बकरा बना दिया। एंड्रियो फुल विलन आर्क में घुस चुका है। उसे चीफ डायरेक्टर सर्वेलियंस ऑपरेशन का प्रमोशन मिल जाता है, मतलब करप्शन सिस्टम में घुस चुका है। आखिर में एडवर्ड लंदन में बैठा होता है, एकदम अकेला। उसके पास अभी भी प्राइम फाइंडर का कोडेड वर्जन है। मुझे लगता है एडवर्ड अब प्राइम फाइंडर का यूज करके एंड्रियो और एनएसए के सारे इलीगल एक्टिविटीज का राज खोलने का प्लान बना रहा है। पर यह भी है कि अगर एडवर्ड ने ये सब एक्सपोज किया तो वो खुद भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम टारगेट बन जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडवर्ड हीरो है या एक और मॉन्स्टर जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकता है। ये तो आने वाले ही सीजन में पता चलेगा। देखते हैं सीजन 2 कब तक आता है। पर तब तक इसकी थ्योरी पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम टारगेट के सीजन 2 के रिन्यू होने के चांसेस काफी कम हैं। एप्पल टीवी अगर इसे ग्रीन लाइट दे भी देता है तो एक तरह का चमत्कार होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये वॉच डॉग्स वीडियो गेम सीरीज जैसा लगे। एडवर्ड का लुक बिल्कुल फिट बैठता है और उसके पास एक ऐसा फोन है जो ऑलमोस्ट सब कुछ हैक कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शो शुरू से ही एक वॉच डॉग एडेप्टेशन था तो शायद ऐसा ही हो, पर मुझे नहीं लगता कि इसका पहला सीजन इतना इम्पैक्टफुल रहा है कि फ्यूचर में ये सही मोमेंटम पकड़ सके। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एडवर्ड आम लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज को तोड़े जो खतरनाक सीक्रेट्स छुपा रहे हैं और आखिर में एंड्रियो तक पहुंचे। टेला और जेन की बात करें तो शायद उनका आर्क एक कोर्ट रूम ड्रामा जैसा हो सकता है, जिसमें दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक दूसरे से वापस कनेक्ट करें। मुझे लगता है कि एंड्रिया एल्डरमैन की जगह ले लेगी
और अपने इन्फ्लुएंस का यूज डार्नेल कॉलेज के ब्राइट माइंड्स को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए करेगी, ताकि उनका अंजाम मेलिंडर और साफिया जैसा ना हो। इस वजह से उसका अकरम और बॉगडन से तनाव होगा और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अकरम अपनी बेटी की किस्मत एंड्रिया के हाथों में देगा, जबकि प्राइम फाइंडर को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है। पर अफसोस, मुझे लगता है कि ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइम टारगेट का सीजन 1 उतना बड़ा हिट नहीं था। फिर भी ये तो वक्त ही बताएगा कि सीजन 2 आएगा या नहीं। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।